हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 14th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि ब्लेंडर में क्विक फेवरेट्स मेन्यू किसे बोला जाता है और ये हमारे लिए वेरी वेरी हेल्पफुल कैसे साबित हो सकती है। उसके बाद हमने यूवी स्फीयर ऐड करके हेड बनाया, फिर आंख बनाई और उसके बाद सिलेंडर की हेल्प से आईब्रोज बनाई। फिर मैंने आपको शिफ्ट एस दबाने से 3D व्यू पोर्ट में जो पाई मेन्यू ओपन होती है उसके बारे में बताया और यह भी समझाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D कर्सर पे कैसे लाना है और 3D कर्सर को किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे ले जाना है। इस लेसन में आईज और आईब्रोज से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो हम अपने कार्टून कैरेक्टर का माउथ क्रिएट करेंगे। माउथ क्रिएशन के प्रोसेस में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कि है स्लाइड मूवमेंट। देखो, जी दबा के ब्लेंडर में हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन जी जी दबा के कैसे न्यू टाइप का मूवमेंट होता है वो भी सीखेंगे। आफ्टर दैट ये सीखेंगे कि आखिर अपने कार्टून कैरेक्टर की रिमेनिंग बॉडी और उसके पैर कैसे बनाने हैं। आगे बढ़ के इसका माउथ बनाने से पहले इस बात को मैं बड़ी ही आसानी से समझ पा रहा हूं कि अभी तक विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, यानी कि अभी तक हमने अपने कार्टून कैरेक्टर की चार चीजें मॉडल तो कर ली, उसके हेयर्स, इसका हेड, उसकी आईब्रोज और उसकी आईज, लेकिन उनको देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने उनको प्रॉपरली कलर नहीं किया है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक हम टेक्सचरिंग की स्टेज पे नहीं चले जाते तब तक आपको इस करेक्टर के माइन्यूट पार्ट्स देखने में डिफिकल्टी हो सकती है और थोड़ा जूम इन जूम आउट करके शेप्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एनीवेज, इसका माउथ बनाने के लिए सबसे पहले मैं टैब दबा के एडिट मोड में गया। इस पूरे फेस का जो सेंटर है उसके नीचे 1 2 3 यानी कि तीसरी वाली लाइन पे दो एजेस लेफ्ट साइड सेलेक्ट की और दो एजेस राइट साइड सेलेक्ट की। फिर जी जी दबा के इन एजेस को थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया। लेकिन प्रोफेसर, आपने तो बोला है कि मूव करने का शॉर्टकट है जी, तो ये दो बार जी जी क्यों दबाया? देखो, ब्लेंडर में मूव करने का शॉर्टकट जी भी है और जी जी भी है। और अगर आप यहां एग्जाम्पल से समझो तो अभी मैं इन चारों एजेस को जी दबा के मूव कर रहा हूं, तो देखो किस प्रकार ये एजेस फ्रीली मूव हो रही हैं। लेकिन अगर मैं दो बार जी दबा के मूव करूं तो ये एजेस मूव तो होंगी, लेकिन जिस सरफेस पे या जिस फेस पे वो ऑलरेडी हैं उस सरफेस या फेस पे रहते हुए ही मूव होंगी, यानी कि फ्रीली मूव नहीं होंगी। इसलिए इन चारों एजेस को सेलेक्ट करके जी जी दबा के मैंने थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया। उसके बाद ऊपर वाली ये लेफ्ट साइड में एज सेलेक्ट की और फिर कंट्रोल दबा के फोर्थ एज सेलेक्ट कर ली। फिर जी जी दबा के इसको भी नीचे मूव कर दिया। माउथ फिनिश करने के बाद 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया और नीचे वाले इन दो फेसेस को सेलेक्ट कर लिया। ऑल्ट और ई दबा के एक्सट्रूड के एडवांस्ड ऑप्शंस ओपन किए और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स पे क्लिक करके इन फेसेस को हल्का सा बाहर मूव कर दिया। इसी के साथ अपने इस कैरेक्टर की बियर्ड भी तैयार हो गई। नेक्स्ट, मैं 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया और माउथ के ऊपर वाली इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट एस दबा के 2 दबाया तो 3D कर्सर जहां पे था वहां से उठ के डायरेक्टली सेलेक्टेड वर्टेक्स पे आ गया। ऐड में गया और एक क्यूब ऐड कर लिया। फिर एस और 0.01 दबा के इसको काफी छोटा कर दिया। एस और एक्स दबा के इस क्यूब को एक्स एक्सिस पे स्केल करके बड़ा कर दिया। फिर नंपैड 3 दबा के राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके एस और वाई दबा के इसको वाई एक्सिस पे स्केल करके छोटा कर दिया। फिर आर दबा के अपने हिसाब से रोटेट कर लिया और कुछ इस प्रकार हमने अपने कार्टून कैरेक्टर की नाक भी तैयार कर ली। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं फेस सेलेक्ट मोड में गया और ऐड में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड कर लिया। एस और 0.4 दबा के इसको छोटा कर लिया और जी और जेड दबा के इसको नीचे ले आया। एस और एक्स दबा के इसको एक्स एक्सिस पे छोटा कर लिया
नंपैड 3 दबा के राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, जी और वाई दबा के कार्टून कैरेक्टर की खोपड़ी के सेंटर में इसके टॉर्सो को ले आया और लास्ट में एस और वाई दबा के इसको वाई एक्सिस पे भी स्केल कर दिया। टॉर्सो तैयार होने के बाद में सबसे पहले तो मैंने शिफ्ट प्लस सी दबाया। यहां ध्यान से समझो कि शिफ्ट प्लस सी क्या करता है। शिफ्ट प्लस सी दबाते ही इस 3D व्यू पोर्ट में दो एक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो 3D कर्सर एकदम सेंटर में आ जाएगा और दूसरा ये कि आपके 3D व्यू पोर्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबके सब फोकस में आ जाएंगे। फिर ऐड में गया और एक सिलेंडर ऐड कर दिया। वेट 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 प्रोफेसर, एक बात बताओ, बार बार आप ऐड मेन्यू में अपने कर्सर को लेके क्यों जा रहे हो? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने ये जो ऐड मेन्यू है इसको क्विक फेवरेट्स में ऐड किया था और हमें ये बताया भी था कि इस ऐड मेन्यू को हम क्यू दबा के एक्सेस भी कर सकते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा हुआ दोस्तों आपने मुझे याद दिलाया। चलो अब ऐड मेन्यू में कर्सर से ना जाके मैं क्यू दबा के जाता हूँ। ओ तेरी, क्यू दबाते ही ये मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे तो ऐड मेन्यू आने की बजाय लिखा हुआ है नो मेन्यू आइटम्स फाउंड। तो क्या ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में एक बग है? बिल्कुल नहीं। इस पॉइंट पर आपको यह याद होना चाहिए कि ऐड मेन्यू को जो हमने क्विक फेवरेट्स में ऐड किया था वो ऑब्जेक्ट मोड में किया था, एडिट मोड में नहीं किया था। इनफैक्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके क्यू दबाऊं तो हमारे पास ऐड मेन्यू आ रहा है, यानी कि सब कुछ सही है। कुल मिला के इतनी सी कहानी है कि एडिट मोड की ऐड मेन्यू अलग होती है और ऑब्जेक्ट मोड की ऐड मेन्यू अलग होती है और दोनों को ही हमें अलग अलग करके क्विक फेवरेट्स में ऐड करना पड़ेगा। एनीवेज, सिलेंडर ऐड होते ही एस और पॉइंट 1 दबा के इसको स्केल डाउन कर लिया। 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया, ऑल्ट प्लस ए दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्लस जेड दबा के एक्सरे मोड में गया, बी दबा के बॉक्स सेलेक्ट को एक्टिवेट किया और इस प्रकार से बॉक्स बनाया कि सिलेंडर की ऊपर वाली सारी वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएं। फिर गिज्मोज की मदद से इन वर्टिसेस को जेड एक्सिस पे ऊपर मूव कर दिया और टॉर्सो की नीचे से तीसरी लाइन पे रख दिया। ऑल्ट प्लस ए दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया, बी दबा के बॉक्स सेलेक्ट एक्टिवेट करके ऐसा बॉक्स बनाया कि सिलेंडर की नीचे वाली ये सारी वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएं और लास्ट में गिज्मोज की मदद से इनको फ्लोर पे रख दिया। फिर 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया और कंट्रोल प्लस बी दबा के इनको बेवल कर लिया। याद रखना, हमेशा ही सेगमेंट्स माउस व्हील को स्क्रॉल अप करके कम ज्यादा करने हैं। अब इस पैर की हाइट तो हमने डिसाइड कर ली, लेकिन ये पैर अभी भी काफी मोटा है। अगर आप इस कोर्स को सच में स्मार्टली फॉलो कर रहे हो तो आप इस बात से रिलेट कर पाओगे। यानी कि जैसे ही मैंने बोला कि हाइट हमने डिसाइड कर ली तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि अब हमें इस पैर पे जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं करना है। चूंकि जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं करना है तो सबसे पहले तो मैंने इस पूरे पैर को एल दबा के सेलेक्ट किया, फिर एस दबा के शिफ्ट जेड दबा दिया। क्योंकि जेड एक्सिस पे तो मुझे कोई चेंज करना ही नहीं है ना, तो कुछ इस प्रकार एक्सरे मोड में रहते हुए मैंने इस पैर को स्केल डाउन कर लिया और फिर गिज्मोज की मदद से एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड मूव भी कर दिया। अगेन एडिट मोड में रहते हुए ही मैं ऐड में गया और एक सिलेंडर ऐड कर लिया। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही एस और पॉइंट 1 दबा के इस सिलेंडर को स्केल डाउन किया और आर और 90 दबा के इस सिलेंडर को 90 डिग्रीज रोटेट कर लिया। जी दबा के इस सिलेंडर को मूव किया और इस कैरेक्टर के कंधे पर रख दिया। अगेन एस और पॉइंट 3 दबा के इस सिलेंडर को और ज्यादा स्केल डाउन कर दिया। फिर 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया और लेफ्ट साइड इस बाहर वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। वापस फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके गिज्मोज की मदद से इस फेस को थोड़ा सा बाहर एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड खींच लिया। सिमिलरली राइट वाले फेस को सेलेक्ट किया और एक्स एक्सिस पे राइट साइड खींच के थोड़ा अंदर की ओर घुसा दिया। अगेन 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, कार्टून कैरेक्टर के हाथ की सबसे बाहर वाली इस एज को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस बी दबा के बेवल कर दिया। एक्सट्रूड का सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लो कि बेवल ना लग रहा हो तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि एडिट मोड में जाके
ए दबा के सेलेक्ट ऑल करके एन दबा के बाय डिस्टेंस पे क्लिक कर दो और सब कुछ डिलीट करके एंड नया क्यूब ऐड करके मैं अगर आपको समझाऊं तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जैसे ही मैंने इस फेस को सेलेक्ट करके ई दबा के एक्सट्रूड करके राइट क्लिक से कैंसिल कर दिया तो एक्सट्रूड तो कैंसिल हुआ ही नहीं। इस सिचुएशन में कंट्रोल जेड दबा के अंडू कर दूंगा ताकि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक्सट्रूड करने पे जो ऑप्शन या मेन्यू दिखाई देती है वो रिमूव हो जाए। अगली ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पेरेंटिंग से रिलेटेड। फाइल में जाके न्यू में जाके जनरल में जाके मैंने डोंट सेव पे क्लिक कर दिया। यहाँ साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मेरे 3D व्यू पोर्ट में फिलहाल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, कैमरा, लाइट और क्यूब। यहाँ अगर कैमरा और लाइट को मैं चाइल्ड बनाना चाहता हूँ और इस क्यूब को पेरेंट बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो ये कि कैमरा सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के लाइट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के क्यूब को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल पी दबा के पेरेंटिंग कर दी। अगर मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करके लोकेशन रोटेशन स्केल चेंज करूंगा तो इसके बच्चे यानी कि लाइट और कैमरा भी साथ में मूव होंगे। थोड़ा सा फोकस करना, इस सीन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फैमिली है, या फिर यूं कह लो कि बाप के रूप में ये क्यूब है और बच्चों के रूप में ये लाइट और कैमरा है। लेकिन क्या हो किसी सीन में अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों या फिर एक से ज्यादा फैमिलीज हों तो ऐसे केस में आपको सेलेक्ट हायरार्की वाले ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। सेलेक्ट हायरार्की यानी आपको पूरी की पूरी पीढ़ी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्यूब को सेलेक्ट करके या तो आप आउटलाइनर पैनल में जाके सेलेक्ट हायरार्की वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट ये है कि 3D व्यू पोर्ट में रहते हुए ही शिफ्ट दबा के राइट स्क्वायर ब्रैकेट दबाओगे तो भी सेलेक्ट हायरार्की हो जाएगा। पेरेंटिंग की अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि अगर मैं पेरेंट को यानी कि क्यूब को रोटेट करूंगा तो चाइल्ड रोटेट हो जाएंगे, अगर मैं पेरेंट को स्केल करूंगा तो इसके चाइल्ड स्केल भी हो जाएंगे, और अगर मैं पेरेंट को जी दबा के मूव करूंगा तो इसके चाइल्ड मूव भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं पेरेंट को एच दबा के हाइड करूंगा तो इसके चाइल्ड हाइड नहीं होने वाले। अल्टीमेटली आपको शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से सेलेक्ट हायरार्की करना पड़ेगा और उसके बाद ही एच दबा के हाइड करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस लेसन में सबसे पहले तो हमने बोगी का एक पार्ट क्रिएट कर लिया, फिर मैंने आपको 3D मॉडल की जो ओबीजे फाइल होती है उनको इंपोर्ट करना सिखाया। उसके बाद इस लेसन का मेजर पार्ट हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के लिए डेडिकेट कर दिया और वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डबल एक्सट्रूड वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि डबल एक्सट्रूड की प्रॉब्लम आती क्यों है, फिर हमने ये सीखा कि डबल एक्सट्रूड से हमें क्या प्रॉब्लम होगी और उसका सॉल्यूशन क्या है। लास्ट में पेरेंटिंग की कुछ ट्रिक्स सीखने के बाद हमने शिफ्ट प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट वाले शॉर्टकट के बारे में बात की। ये लेसन इस मॉड्यूल 3 का लास्ट लेसन था। मॉड्यूल 3 का बचा कुचा काम हम नेक्स्ट मॉड्यूल के एंड में कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल आप 3D मॉडलिंग करने की ऑलमोस्ट सभी ट्रिक्स से वाकिफ हो और धड़ाधड़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नेक्स्ट लेसन में हम टेक्सचरिंग करना शुरू कर देंगे। अगर और इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो नेक्स्ट लेसन्स में हम अपने ऑब्जेक्ट पे कलरिंग करना भी शुरू कर देंगे। करूं तो फेस पे 3D कर्सर आ जाएगा। अगर वापस से वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि ब्लेंडर हमें इस बात की फ्रीडम देता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D कर्सर पे या फिर 3D कर्सर को किसी भी ऑब्जेक्ट पे ले जा सकते हैं। इस स्टेटमेंट में से हमने ये तो सीख लिया कि 3D कर्सर को किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे ले जाना है, लेकिन अब बारी है उसका जस्ट अपोजिट सीखने की, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को 3D कर्सर पे कैसे लाना है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आके इस कैमरे को सेलेक्ट करके शिफ्ट एस दबा दूंगा और इस नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने की बजाय ऊपर इस सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक कर दूंगा और एक्सरे मोड में जाके देखूंगा तो हमारा कैमरा वहां आ गया जहां पे 3D कर्सर था। सिमिलरली अगर मैं अपनी कार्टून कैरेक्टर वाली ब्लेंड फाइल में वापस जाऊं तो सबसे पहले तो इस सिलेंडर को एस और 0.1 दबा के छोटा कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि इस सिलेंडर को हम आईब्रो के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ऑल्ट ए दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया और फिर इस आंख पे जाके एल बटन प्रेस कर दिया। फिर से याद दिला रहा हूं कि एल बटन हम लिंक्ड सेलेक्ट के लिए यूज करते हैं। एनीवेज आंख को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एस दबा के 2 दबा दिया। 2 क्यों दबाया? क्योंकि स्पाई मेन्यू में साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्सर टू सेलेक्टेड का शॉर्टकट है 2। जैसे ही 3D कर्सर इस आंख पे आ गया तो वापस मैंने ऑल्ट प्लस ए दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया, नीचे जाके सिलेंडर को एल दबा के सेलेक्ट किया, शिफ्ट एस दबा के 8 दबा दिया।
या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि इस सिलेंडर को 3D कर्सर पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन प्रोफेसर उस सिलेंडर को आंख के ऊपर मूव करते ही यहां तो कुछ आ ही नहीं रहा। एक्सरे मोड में जाके देखा तो सिलेंडर जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और समझने वाला एक ही सेकंड में समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ब्लेंडर की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसके हिसाब से शिफ्ट S+8 दबाते ही सिलेंडर की सारी वर्टेक्स, सारी एजेस और सारे फेसेस एक ही पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएंगे और वो पॉइंट है 3D कर्सर की लोकेशन। इसका सॉल्यूशन ये है कि लेफ्ट कॉर्नर में नीचे इस स्नैप सिलेक्शन टू कर्सर को ओपन करके ऑफसेट को टर्न ऑन कर लो और हमारा सिलेंडर उस तरीके से दिखने लग जाएगा जैसा हम चाहते थे। एनीवेज, अब S और 0.1 दबा के सिलेंडर को थोड़ा और छोटा कर लिया। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही R और 90 दबा के सिलेंडर को Y एक्सिस पे 90 डिग्रीज रोटेट कर लिया। G और Z दबा के Z एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव कर दिया। S और 0.4 दबा के दोबारा इसको आधे से ज्यादा छोटा कर दिया। S और X दबा के X एक्सिस पे स्केल करके बड़ा कर दिया। नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, Alt+Z दबा के एक्सरे मोड में गया। S, Y और 0.5 दबा के इसको सिर्फ Y एक्सिस पे स्केल कर दिया और R दबा के रोटेट भी कर दिया। फिर एक्सरे मोड से बाहर आके थोड़ा सा साइड में जाके G और Y दबा के Y एक्सिस पे अंदर की तरफ यानी कि फेस की तरफ मूव भी कर दिया। वापस से नंपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, शिफ्ट D दबा के इस आईब्रो को डुप्लीकेट किया और X दबा के इसको X एक्सिस पे राइट साइड वाली आंख के ऊपर मूव कर दिया। फिर से नंपैड दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और R दबा के रोटेट कर लिया। इसी के साथ कार्टून कैरेक्टर की आईज और आईब्रोज रेडी हैं। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जिससे बार बार आपको अपना माउस कर्सर लेके ऐड मेन्यू में जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने अपने कार्टून कैरेक्टर का फेस तैयार किया और आईब्रोज और आंख भी बनाई। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर हम शिफ्ट S दबा के 2 दबाते हैं तो 3D कर्सर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा और अगर शिफ्ट S दबा के 8 दबाते हैं तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट उठ के 3D कर्सर पे आ जाएगा। नेक्स्ट लेसन में हम अपने कार्टून कैरेक्टर को क्रिएट करने के प्रोसेस को फिनिश कर देंगे और फेस बनाते बनाते बीच में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर क्यों आपका Q दबा के ऐड मेन्यू अपीयर होना बंद हो गया। फाइनली कार्टून कैरेक्टर की मॉडलिंग को फिनिश तो हम कर ही देंगे और साथ ही साथ मैं आपको 2 टिप्स भी दूंगा, ऐसी टिप्स जो आपकी 3D सीखने की जर्नी में एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेंगी। एंड वेलकम टू द 15th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन के साथ ही 3D मॉडलिंग की सेकंड स्टेज भी हमने फिनिश कर ली, यानी कि फर्स्ट स्टेज फिनिश करके हमने ये सीखा कि बेसिक शेप्स कैसे बनाने हैं और सेकंड स्टेज फिनिश करके हमने ये सीखा कि एक लो पॉली कार्टून कैरेक्टर की 3D मॉडलिंग कैसे करनी है। जो इंपॉर्टेंट टिप आपको याद रखनी है वो मैंने आपको माउथ क्रिएट करते वक्त बताई थी, यानी कि यहां से आगे आपको पता होना चाहिए कि एक बार G दबा के मूव करने में और लगातार 2 बार G दबा के मूव करने में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। फाइनली इस लेसन में हम 3D मॉडलिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज की शुरुआत कर देंगे और वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है थर्ड स्टेज, यानी कि फर्निश्ड 3D रूम बनाने वाली स्टेज। इस लेसन में सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि एग्जैक्टली हम क्या क्या बनाएंगे और रूम को भी हमने फर्दर कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है और लेसन खत्म होते होते मैं आपसे स्ट्रक्चर बनवाने की शुरुआत भी कर दूंगा। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मैं किसे बोल रहा हूं ये भी हम देख लेंगे। बेसिक शेप्स और कार्टून कैरेक्टर वाली स्टेज को फिनिश करके आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है एक फर्निश्ड 3D रूम की स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट मॉडलिंग करना। सही मायने में है तो ये घर ही, लेकिन हम इसको रूम कंसिडर करके चलेंगे। 3D मॉडलिंग की ये जो तीसरी स्टेज है यही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक हर टाइप की मॉडलिंग मैं आपको सिखाऊंगा। वर्टेक्स मॉडलिंग भी सिखाऊंगा और हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी सिखाऊंगा। एडवांस्ड मॉडिफायर्स को यूज करना भी सिखाऊंगा
और एडवांस्ड एडिटिंग की ट्रिक्स भी बताऊंगा। सिर्फ इधर उधर क्लिक करने की बजाय साथ ही साथ आपको क्लिक्स के रीजन भी बताता जाऊंगा। इस तीसरी स्टेज में यानी कि 3D रूम बनाने की स्टेज में मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप सीखोगे वो होगा रेफरेंस इमेजेस को सही तरीके से यूज करना। अगर भूल गए हो तो आपको फिर से याद दिला दूं कि 3D मॉडलिंग या टेक्सचरिंग या एनिमेशन करने की अप्रोच आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हो। या तो फ्री स्टाइल यानी कि अपने अंदाजे से कर सकते हो, या फिर रेफरेंस को यूज करके कर सकते हो। अभी तक हमने जो 3D मॉडलिंग की उसमें मैंने जानबूझ के रेफरेंसेस ज्यादा यूज नहीं किए, ताकि आप लोग रेफरेंसेस को यूज करके 3D मॉडलिंग करना और रेफरेंसेस को यूज ना करके 3D मॉडलिंग करने में डिफरेंस जान सको। ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आगे जो भी रेफरेंस इमेजेस मैं यूज करूंगा वो इमेजेस आपको उस रिस्पेक्टिव लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगी। एक बात तो तय है कि ये 3D रूम क्रिएट करने वाली स्टेज काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, लेकिन मॉडलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इस थर्ड स्टेज का ओवरव्यू दे देता हूं। ये जो 3D रूम हम क्रिएट करेंगे इसको बेसिकली मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मैं बाकी के 4 पार्ट्स को हाइड कर दूं तो सबसे पहला पार्ट है स्ट्रक्चर। 3D मॉडलिंग करने की ये अप्रोच हमेशा से ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है कि किसी भी चीज का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसके बाद उसमें डिटेल्स ऐड की जाएं। सेम अप्रोच यहां भी रखते हुए सबसे पहले तो जो 3D रूम हम बनाने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि ये सब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इतना। स्ट्रक्चर के बाद सेकंड पार्ट जो है वो है किचन। किचन वाले पार्ट पे आते ही रेफरेंस इमेजेस को यूज करके मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर ये डाइनिंग चेयर, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कॉफी कप, इलेक्ट्रिक स्टोव, फ्रूट बॉल, हुक, किचन कैबिनेट और रिमेनिंग आइटम्स एकदम स्क्रैच से कैसे बनाने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने ऑलरेडी जो नल बनाया हुआ है उस नल को जिस फाइल में वो बनाया था उस फाइल से इस 3D रूम वाली फाइल में ट्रांसफर कैसे करना है ये भी सीखेंगे। किचन फिनिश करने के बाद नेक्स्ट जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो है थर्ड पार्ट यानी कि बेडरूम। यहाँ पे क्लॉथ सिमुलेशन को यूज करके हम पिलो और बेडशीट बनाएंगे। उसके अलावा स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, टेबल लैंप, ट्राइपॉड, फ्लोर लैंप, बेड, बेड कैबिनेट एक्सेट्रा की भी 3D मॉडलिंग हम करेंगे। फिर बेडरूम की कहानी को फिनिश करके लिविंग एरिया की तरफ बढ़ते हुए यानी कि फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले तो हम सोफा बनाएंगे, उसके बाद दोबारा क्लॉथ सिमुलेशन को यूज करके कुशंस बनाएंगे और फर्दर टेबल, कारपेट और कैंडल स्टैंड बना के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे फिफ्थ पार्ट पे जो कि है होम जिम। यहाँ भी काफी सारे इक्विपमेंट की एकदम शुरू से 3D मॉडलिंग फिनिश करके हम लास्ट में ये फ्लावर पॉट बनाएंगे और इसी के साथ मैं आपको फ्री 3D मॉडल्स कैसे यूज करने हैं वो भी बताऊंगा। सिर्फ 2 मिनट में जितनी आसानी से मैंने आपको ये सब बता दिया, इसको एकदम स्टार्टिंग से 3D मॉडलिंग करके क्रिएट करना उतना आसान है नहीं वैसे। इनफैक्ट एक बार मेरे साथ क्रिएट करने के बाद खुद से अगर आप दोबारा इस रूम को ईमानदारी से 3D मॉडल कर पाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे 3D मॉडलिंग सीख चुके हो। क्योंकि काफी रिसर्च और प्लानिंग के बाद इस रूम के इंटीरियर्स में मैंने इस टाइप के पार्ट्स डाले हैं कि आप फ्यूचर में हर टाइप की 3D मॉडलिंग कर पाओ। खैर, इस रूम की 3D मॉडलिंग करना टफ है या इजी ये तो टाइम के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल हम अपना पूरा फोकस इस बात पर डाल देते हैं कि कैसे इस रूम का स्ट्रक्चर बड़ी ही आसानी से बना लिया जाए। एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन करके सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टीज पैनल और आउटलाइनर पैनल की बाउंड्री पे अपने कर्सर को ले आया। फिर डबल हेडेड एरो दिखते ही राइट क्लिक किया और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पे क्लिक कर दिया। फिर जो लाइन मुझे मिल गई उस लाइन को नीचे लेके आया और प्रॉपर्टीज पैनल के हाफ सेक्शन पे क्लिक कर दिया। इतना करने से ये प्रॉपर्टीज पैनल 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। अब नीचे वाले सेक्शन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाले डब्बे पे क्लिक करके इमेज एडिटर सेलेक्ट कर लिया। फिर इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में जाके 3D रूम रेफरेंस इमेज पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लिया। वापस ब्लेंडर में आके इमेज पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, उस इमेज को सेलेक्ट किया और ओपन इमेज पे क्लिक कर दिया। कुछ इस तरीके से इस 3D रूम की इमेज को हमने अपनी ब्लेंड फाइल में रेफरेंस के लिए ऐड कर लिया। फिर इस क्यूब को सेलेक्ट किया। चूंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं अपने 3D रूम की लंबाई और चौड़ाई 20 फीट बाय 20 फीट रखने वाला हूं, तो एन पैनल खोल के इस डायमेंशंस वाले सेक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू मैंने 20 फीट कर दी। इस बात का ध्यान रखना कि मैं सिर्फ 20 नहीं लिख रहा बल्कि 20 फीट लिख रहा हूं।
पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आप x और y दोनों ही वैल्यूज एक साथ चेंज करना चाहते हो तो x पे लेफ्ट क्लिक करो और होल्ड करके रखो, फिर y तक घसीट के ले जाओ और छोड़ दो। लेकिन प्रोफेसर एक बात बताओ कि आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको इस रूम की लंबाई और चौड़ाई 20 फीट बाय 20 फीट रखनी है, या फिर फ्यूचर में हमको ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी 3D मॉडल की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है? इसका आंसर बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। जिस भी चीज को आप 3D मॉडल करने वाले हो उसको गूगल कर लो। जैसे प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पे जब ट्रेन ट्रैक वाली वीडियो मुझे बनानी थी तो मैंने उसका रेलवे इंजन डिजाइन करने के लिए गूगल में जाके लिखा इंडियन ट्रेन लोकोमोटिव डायमेंशंस, और जो रिजल्ट्स आए उनके हिसाब से आगे बढ़ता गया। एनीवेज, 20 फीट बाय 20 फीट लंबाई और चौड़ाई करने के बाद अब बारी है ये डिसाइड करने की कि इस रूम की हाइट कितनी होगी। तो इस रूम की फ्लोर की हाइट मैं लूंगा 0.06 फीट, इसलिए मैंने z एक्सिस में जाके लिख दिया 0.06 फीट और एंटर दबा दिया। अगर आप रेफरेंस इमेज में देखोगे तो ये पीछे वाली दो वॉल्स की हाइट अभी तक हमने बिल्ट नहीं की है। अब चूंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि इन वॉल्स की हाइट मुझे 14 फीट करनी है, तो सबसे पहले तो मैंने एक नया क्यूब ऐड कर लिया और एन पैनल के डायमेंशंस वाले सेक्शन में z एक्सिस पे इसकी वैल्यू मैंने 14 फीट कर दी। फिर G और Z दबा के इसको ऊपर ले गया और फ्लोर पे रख दिया। फिर G और Y दबा के मैंने इस क्यूब को पीछे खिसका दिया। मेरा मतलब सामने से देखने पे ऐसा लगे कि ये फ्लोर रूम के पीछे है, यानी कि इस क्यूब को हम हाइट के रेफरेंस के लिए यूज करने वाले हैं। लेकिन प्रोफेसर एक बात बताओ, आपने तो कहा था कि सब कुछ हम रेफरेंस इमेजेस की हेल्प से ही करेंगे, लेकिन आपने अभी तक तो कोई रेफरेंस इमेजेस ऐड की ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम रेफरेंस इमेजेस को यूज करेंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए नहीं, बल्कि जो इंटीरियर आइटम्स हैं जैसे कि फ्रिज, टेबल लैंप, चेयर, सोफा एक्सेट्रा, इन सबको बनाने के लिए। एनीवेज, अब मैंने अपने रूम के फ्लोर को सिलेक्ट किया और टैब दबा के एडिट मोड में गया। नंपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया। कंट्रोल+R दबा के डबल LMB प्रेस किया तो Y एक्सिस पे एक लूप कट ऐड कर दिया। कंट्रोल+B दबा के बेवल किया तो कुछ इस प्रकार बाउंड्री के पास मैंने ज्योमेट्री ऐड कर ली। फिर से कंट्रोल+R दबा के डबल LMB प्रेस किया तो X एक्सिस पर भी मैंने एक लूप कट ऐड कर लिया। फिर कंट्रोल+B दबा के बेवल किया तो कुछ इस प्रकार बाउंड्री के पास मैंने ज्योमेट्री ऐड कर ली। नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और E दबा के एक्सट्रूड किया। इस बात का ध्यान रखा कि हमें इतना एक्सट्रूड करना है कि पीछे वाला जो रेफरेंस क्यूब था उसके बराबर हाइट हो जाए। आगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही रहा होगा कि बस अब इस हाथ को राइट साइड डुप्लीकेट करना है और इस पैर को भी राइट साइड डुप्लीकेट करना है। लेकिन डुप्लीकेट करने से पहले आपको दो छोटी छोटी टिप्स बताता हूं, ऐसी टिप्स जो आपकी 3D सीखने की जर्नी में काफी हेल्पफुल रहेंगी। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो ये याद रखो कि इनिशियल स्टेजेस में, या फिर यूं कह लो कि जिस बिगिनर स्टेज पे आप अभी हो उस स्टेज पे कभी भी 100% परफेक्शन की तरफ मत भागना। ऑब्वियसली इस बात का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं हुआ कि आप अपने आप को लिमिट कर लो और घटिया घटिया 3D मॉडल्स बनाते जाओ। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं ये कहना चाहता हूं कि निरंतरता ही सफलता है। आपने एक 3D मॉडल बनाया, वो 100% परफेक्ट नहीं है, डोंट वरी, मूव टू द नेक्स्ट मॉडल। फिर दूसरा 3D मॉडल बनाया, वो पहले वाले से तो बेटर है लेकिन अभी भी 100% परफेक्ट नहीं है, डोंट वरी, मूव टू द नेक्स्ट मॉडल। इन शॉर्ट, जैसे जैसे नेक्स्ट मॉडल्स बनाते जाओगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस गेन होगा और परफेक्शन के करीब पहुंचते जाओगे। टिप नंबर 2, माइन्यूट एडजस्टमेंट्स हमेशा ही चलते रहते हैं। सपोज करो इस कार्टून कैरेक्टर की 3D मॉडलिंग करने के बाद जैसे ही मैंने टेक्सचरिंग करना शुरू किया तो टेक्सचरिंग करते करते मुझे ये फील आया कि इसका हाथ अभी छोटा है, थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए। तो टेक्सचरिंग की स्टेज पे पहुंच के भी मैंने इस कार्टून कैरेक्टर के हाथ में एडजस्टमेंट कर लिया। इन शॉर्ट, ये कहानी नहीं होनी चाहिए कि नहीं 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 नहीं, मैंने तो मॉडलिंग फिनिश कर ली, अब और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं बैक जाके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने वाला।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मुझे लग रहा है कि नीचे इस पैर पे बेवलिंग प्रॉपर नहीं है, तो सबसे पहले मैं टैब दबा के एडिट मोड में गया, 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया, ऑल्ट ए दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया और ऑल्ट प्लस जेड दबा के एक्सरे मोड में गया, बी दबा के बॉक्स सेलेक्ट को एक्टिवेट किया और ऐसा बॉक्स बनाया कि नीचे वाली सारी वर्टिसेस ही सेलेक्ट कर ली। फिर एक्स दबा के इन वर्टिसेस को डिलीट किया, 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, गिज्मोस की मदद से इस एज को जेड एक्सिस पे नीचे की ओर मूव कर दिया और एफ दबा के फिल कर दिया और कंट्रोल प्लस बी दबा के अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से फिर से मैंने इस एज को बेवल कर लिया। फिर क्या बचा, बस वो डुप्लीकेट वाला काम। एल दबा के इस पैर को सेलेक्ट किया और शिफ्ट डी प्लस एक्स दबा के एक्स एक्सिस पे मूव कर दिया। फिर ऑल्ट प्लस ए दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया और एल दबा के इस हाथ को भी सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी प्लस एक्स दबा के इसको एक्स एक्सिस पे राइट साइड मूव कर दिया, आर और जेड और 180 दबा के इस हाथ को जेड एक्सिस पे 180 डिग्री रोटेट किया तो इसका रोटेशन सही हो गया और फिर एक्सरे मोड में जाके गिज्मोस की हेल्प से एक्स एक्सिस पे इसका एडजस्टमेंट भी कर लिया। बस अब इतनी सी बात रह गई है कि अपने ये कैरेक्टर्स जैगिड हैं, तो खुरदरे से इसको चिकना चुपड़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए इस पे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया। उसके बाद राइट साइड यहां ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन कर दिया। इस लेसन में सबसे पहले तो आपको यह बताया कि अगर आप जी दबाओ तो ब्लेंडर में फ्री मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 2 बार जी दबाओगे तो ब्लेंडर में स्लाइड मूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहली टिप तो मैंने आपको यह दी कि फिलहाल इस बिगिनर लेवल पे ज्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागना। बहुत ही सिंपल सी बात है, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड इवेंचुअली यू विल लर्न। उसके अलावा दूसरी टिप मैंने आपको यह बताई कि कभी भी पीछे जाके माइन्यूट एडजस्टमेंट्स करने से घबराना नहीं है। मॉडलिंग करने के बाद आप टेक्सचरिंग कर रहे हो और टेक्सचरिंग करते करते आपको यह लगे कि नहीं यार इस कार्टून कैरेक्टर का एक हाथ छोटा रह गया, तो एडिट मोड में जाके चेंजेस करने से डरना नहीं है। इन शॉर्ट अकड़ना मत कि नहीं नहीं अब मैं टेक्सचरिंग पे ही हूं और अब वापस जाके मॉडलिंग नहीं करूंगा, या एनिमेशन पे हूं वापस जाके टेक्सचरिंग में चेंजेस नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। इस लेसन के साथ ही हमारे कार्टून कैरेक्टर की 3D मॉडलिंग भी फिनिश हुई और अब टाइम आ गया है 3D रूम क्रिएट करने का। नेक्स्ट लेसन में सबसे पहले तो हम अपने 3D रूम का विजुअलाइजेशन करेंगे और फिर उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इस बात का ध्यान रखा कि हमें इतना एक्सट्रूड करना है कि पीछे वाला जो रेफरेंस क्यूब था उसके बराबर हाइट हो जाए। पेन अराउंड करके देखा तो मेरे स्ट्रक्चर की एक बहुत ही बेसिक सी आउटलाइन रेडी है। लेकिन 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 क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? एन पैनल के डायमेंशंस में चेंजेस करने की वजह से मैंने सारे चेंजेस ऑब्जेक्ट मोड में ही किए हैं, जिसकी वजह से अपने इस रूम के स्ट्रक्चर का स्केल खराब हो चुका है। और इसका सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कि कंट्रोल प्लस ए दबा के स्केल अप्लाई कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट मोड में डायमेंशंस मैंने इसलिए चेंज किए क्योंकि एडिट मोड में जाने से डायमेंशंस का ऑप्शन आता ही नहीं है। अगर आता होता तो मैं तो भैया अपने मंत्र को पकड़ के ही चलता ना। और मेरा मंत्र यह है कि चाहे जो हो जाए रोटेशन और स्केल हमेशा ही एडिट मोड में करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बारे में भी हमारी बात हो चुकी है कि दुनिया में कोई भी चीज 100% शार्प नहीं हो सकती। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर की एजेस को बेवल करने के लिए सबसे पहले तो मैं 3D व्यू पोर्ट में इस स्ट्रक्चर की एजेस के पास चला जाऊंगा, फिर रेंच आइकन में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड करूंगा, सेगमेंट को 3 कर दूंगा और अमाउंट को 0.05 करके एंटर दबा दूंगा। अब हमने बेवल मॉडिफायर तो लगा दिया, लेकिन शेड स्मूथ वाला काम अभी तक नहीं किया है और यही कारण है कि मैं एजेस के पास में जाके देखूं तो एजेस अभी तक जैगेड ही हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूं। अगर थोड़ा सा जूम आउट करके आप जरा भी ध्यान से नोटिस करोगे
तो शेड स्मूथ पे क्लिक करते ही शेडिंग आर्टिफैक्ट आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर ये शेडिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है? देखो, शेडिंग आर्टिफैक्ट का मतलब होता है किसी भी 3D मॉडल का कुछ पोर्शन बहुत ज्यादा डार्क दिखना और कुछ पोर्शन बहुत ज्यादा लाइट दिखना। अगर आप कंट्रोल जेड से अंडू करके फिर दोबारा शेड स्मूथ करो, अंडू करके फिर शेड स्मूथ करो, तो इजीली आप ये डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। इस शेडिंग आर्टिफैक्ट का सॉल्यूशन ये है कि ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाके, नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन कर दूंगा। फिर वापस रेंच आइकन में जाके बेवल मॉडिफायर के अंदर शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दूंगा। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि सारी की सारी एडवांस मॉडलिंग टिप्स आप इसी स्टेज में सीखोगे। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि इस स्टेज को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: स्ट्रक्चर, किचन, बेडरूम, लिविंग एरिया एंड होम जिम। फिर एक एक करके हमने सारे ऑब्जेक्ट्स का क्लोजअप व्यू लिया और ये देखा कि एग्जैक्टली वो 47 एडवांस्ड 3D मॉडल कौन कौन से हैं जो हम इस लेसन में मॉडल करना सीखेंगे। फिर मैंने आपको यह समझाया कि स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है और वो हमें कैसे बनाना है। नेक्स्ट लेसन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपके साथ 2 कॉन्सेप्ट्स शेयर करूंगा। वो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं कि मॉडिफायर ऐड करने में और मॉडिफायर अप्लाई करने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग और डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि हमें हमेशा ही नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग वाला अप्रोच क्यों पकड़ के चलना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा वो है स्नैपिंग का कॉन्सेप्ट। हम ये देखेंगे कि किसी भी क्यूब को या फिर किसी भी और मैश को कैसे हम किसी दूसरे क्यूब और मैश के वर्टेक्स, फेस या एजेस पे स्नैप कर सकते हैं। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 16th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में सबसे पहले तो हमने कंप्लीट प्री विजुअलाइजेशन इस बात का लिया कि इस फर्निश्ड 3D रूम बनाने वाली स्टेज में हम एग्जैक्टली कौन कौन से 3D मॉडल्स बनाएंगे। उसी के साथ मैंने आपको यह भी बताया कि स्ट्रक्चर, किचन, बेडरूम, लिविंग एरिया और होम जिम ऐसे 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें हमने अपने फर्निश्ड 3D रूम को डिवाइड किया है। फिर मैंने आपको ट्रेन वाली वीडियो के एग्जाम्पल से यह भी समझाया कि मैं कैसे डायमेंशंस को यूज करता हूं। उसके बाद डायमेंशंस को यूज करते हुए ही स्ट्रक्चर की 3D मॉडलिंग भी हमने शुरू कर दी। इस लेसन में सबसे पहले तो मैं आपको मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स में और बाकी के कोर्सेज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताऊंगा। फिर आपको यह बताऊंगा कि कैसे मॉडिफायर्स आपको फेक ज्योमेट्री दिखा के फुद्दू बनाते हैं। फिर 3D मॉडलिंग करने की एक कंप्लीटली न्यू अप्रोच पे हम अपना पूरा फोकस डाल देंगे और वो न्यू अप्रोच है नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाते वक्त मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि मॉडिफायर्स ऐड करने में और मॉडिफायर्स अप्लाई करने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स में और बाकी 3D कोर्सेज में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अदर कोर्सेज में बिगनिंग के कुछ लेसन्स में ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके मुंह पे चेप दिए जाते हैं और ऐसा करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस नए कॉन्सेप्ट का कोई प्रैक्टिकल यूज तो कर ही नहीं रहे। लेकिन इस कोर्स में शायद आपने नोटिस किया हो कि हर लेसन के साथ साथ मैं एक दो नए कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। इस लेसन में आगे बढ़ के अपने रूम के स्ट्रक्चर की 3D मॉडलिंग तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूं। टेम्पररी बेसिस पे मुझे फॉलो करने के लिए आप एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर लो। याद रखना कि हर बार आपको एग्जिस्टिंग ब्लेंड फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, टास्क बार में ब्लेंडर के आइकन पर राइट क्लिक करके और ब्लेंडर पे क्लिक कर दो। अब आप मुझे 1-on-1 फॉलो करो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मॉडिफायर से रिलेटेड, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम ये कर लो कि एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, एड-ऑन्स में जाके इधर सर्च में लिखो MOD और ये जो इंटरफेस मॉडिफायर टूल्स नाम का एड ऑन है इसे बॉक्स पे क्लिक करके टर्न ऑन कर लो। ब्लेंडर प्रेफरेंसेस की विंडो को क्लोज करो और क्यूब को सेलेक्ट करके एरे मॉडिफायर ऐड कर दो। अभी तक जो हमने किया ये आपको ऑलरेडी पता था और आप स्टार्टिंग के लेसन्स में ये एक्शन ले भी चुके हो, लेकिन कॉन्सेप्ट शुरू होता है अब।
इन क्यूब्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी और वाई दबा के वाई एक्सिस पे डुप्लीकेट करके यहां प्लेस कर दो। नेक्स्ट ये जो डुप्लीकेट कॉपी है इसको सेलेक्ट करो और मॉडिफायर्स पैनल में इस डाउन एरो पे क्लिक करके एरे मॉडिफायर को अप्लाई कर दो। इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मॉडिफायर्स अप्लाई करने से पहले और मॉडिफायर्स अप्लाई करने के बाद 3D मॉडल में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। यहां कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहले तो F2 दबा के इन ओरिजिनल वालों का नाम रख देता हूं ओरिजिनल क्यूब्स, और F2 दबा के इन डुप्लीकेट वालों का नाम रख देता हूं डुप्लीकेट क्यूब्स। ओरिजिनल क्यूब्स को सेलेक्ट करके अगर मैं एडिट मोड में जाऊं तो मैं क्या देखता हूं कि मैं सिर्फ एक ही क्यूब के एडिट मोड में जा पा रहा हूं और इन बचे हुए 4 क्यूब्स के एडिट मोड में तो जा ही नहीं पा रहा। शायद कोई एरर होगा। चलो डुप्लीकेट क्यूब्स को सेलेक्ट करके इनके एडिट मोड में जाता हूं। अरे वाह, यहां तो मैं पांचों के एडिट मोड में जा सकता हूं। चलो एक बार रिट्राई करते हैं। फिर से ओरिजिनल क्यूब्स के एडिट मोड में अगर मैं जाऊं तो अगेन वही एरर। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि ये एरर नहीं है, बल्कि असलियत ये है कि ब्लेंडर आपको हमेशा ही फेक ज्योमेट्री दिखाता है, क्योंकि ये बाकी के क्यूब्स अगर नकली ना होते या भूत ना होते या इमेजिनरी ना होते या मंजुलिका ना होते तो आप इनको सेलेक्ट कर पाते ना। अब चमत्कार देखना, अगर इन ओरिजिनल क्यूब्स पे मैं एरे मॉडिफायर को अप्लाई कर दूं तो सारे के सारे क्यूब्स रियल हो गए और इनको सेलेक्ट भी मैं कर सकता हूं। अगर इस पूरी कहानी को कंक्लूड करके मैं आपको समझाना चाहूं तो इस बात को समझो कि मॉडिफायर्स ऐड करना अलग बात है और मॉडिफायर्स अप्लाई करना अलग बात है। अगर आपको थोड़ी एडवांस्ड लेवल की बात बताऊं तो 3D मॉडलिंग टोटल 2 प्रकार की होती है, डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग का मतलब हुआ मॉडिफायर्स ऐड करके अप्लाई करते जाना, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग का मतलब हुआ मॉडिफायर्स ऐड तो करना लेकिन अप्लाई ना करना। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मैंने डुप्लीकेट क्यूब्स को सेलेक्ट किया, ऐड मॉडिफायर में गया और बेवल मॉडिफायर लगा दिया। उसके बाद सेगमेंट्स को 3 कर दिया और इस बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। अब सेम एक्शंस मैं ओरिजिनल क्यूब्स पे भी लूंगा। मैंने ओरिजिनल क्यूब्स को सेलेक्ट किया, ऐड मॉडिफायर में गया और बेवल मॉडिफायर लगा दिया। उसके बाद सेगमेंट्स को 3 कर दिया, लेकिन इस बार बेवल मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया। अब ध्यान से समझो, मॉडिफायर्स अप्लाई करना और मॉडिफायर्स अप्लाई ना करने में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। इमेजिन करो, कंप्लीट मॉडलिंग फिनिश करने के बाद अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इसके बेवल से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसका बेवल थोड़ा और कम होना चाहिए, तो मैं जैसे ही बेवल कम करने के लिए मॉडिफायर्स पैनल में गया तो मैं क्या देखता हूं कि यहां पे बेवल मॉडिफायर तो आ ही नहीं रहा। वैसे इतना चौंकने की बात है नहीं, क्योंकि कुल्हाड़ी तो हमने अपने पैर पे खुद ही मारी है ना। तो क्या प्रोफेसर आप ये कहना चाहते हो कि मॉडिफायर्स अप्लाई करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है? एकदम सही। अरे आप खुद ही देख लो ना, अगर मैं ओरिजिनल क्यूब्स को सेलेक्ट करूं तो कितनी आसानी से इस अमाउंट की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, मैं बेवल को कम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं डुप्लीकेट क्यूब्स पे जाऊं तो यहां ना ही तो बेवल मॉडिफायर का ऑप्शन आ रहा है और ना ही एडिट मोड में जाके मुझे ऐसा कोई तरीका दिख रहा है जिससे मैं बेवल को चेंज कर सकूं। इन शॉर्ट, मैंने इसकी ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट कर दिया है। इसलिए मॉडलिंग करने की ऐसी अप्रोच जिसमें आप मॉडिफायर्स को ऐड करके साथ की साथ अप्लाई भी करते जाते हो, उसे ही डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड, ऐसी मॉडलिंग जिसमें आप मॉडिफायर ऐड करते हो लेकिन इस उम्मीद से अप्लाई नहीं करते कि कल के दिन जरूरत पड़ी तो चेंजेस कर लूंगा, इस अप्रोच को ही नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग बोला जाता है। हमारी ये अप्रोच रहनी चाहिए कि हमेशा ही नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग की अप्रोच से चलना है। मॉडिफायर्स को ऐड करके उनका यूज सबसे ज्यादा करना है, लेकिन जब तक कंपलसरी जरूरत ना पड़े तब तक मॉडिफायर्स को अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है स्नैपिंग से रिलेटेड। सबसे पहले तो इसी ब्लेंड फाइल में मैंने ए दबा के सब कुछ सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। फिर ऐड में गया और एक क्यूब ऐड कर लिया। नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थो व्यू में गया और आप भी अपने 3D व्यू पोर्ट में उतना ही जूम इन एंड जूम आउट कर लो जितना मैंने कर रखा है। फिर गिज्मोस की मदद से इस क्यूब को Z एक्सिस पे ऊपर नीचे मूव करो
तो आप देखोगे कि एकदम स्मूथ और सिंपल मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ऊपर यहां आके आप इस स्नैप वाले ऑप्शन को टर्न ऑन कर लो और फिर क्यूब को गिज्मोस की मदद से जेड एक्सिस पे मूव करोगे तो पाओगे कि अब स्मूथ मूवमेंट ना होके स्नैपिंग हो रही है। अगर और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो क्यूब एक एक लाइन से चिपक चिपक के मूव हो रहा है। वापस अगर मैं स्नैपिंग टर्न ऑफ करके इस क्यूब को जेड एक्सिस पे मूव करूं तो फिर से स्मूथ मूवमेंट हो रहा है। इस बात को याद रखो कि स्नैपिंग का शॉर्टकट है आपके कीबोर्ड में लेफ्ट कंट्रोल बटन। ऊपर देखने पे मुझे पता चल रहा है कि अभी मेरी स्नैपिंग तो ऑफ है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल बटन दबा के रखूं और फिर इस क्यूब को गिज्मोस की मदद से जेड एक्सिस पे मूव करूं तो भी स्नैपिंग हो ही रही है। गुड न्यूज ये है कि ब्लेंडर आपको सिर्फ एक टाइप के स्नैपिंग के ऑप्शंस नहीं देता। अगर आप ऊपर जाके स्नैपिंग की मेन्यू को ओपन करो तो देखो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से वर्टेक्स, एज और फेस, ये ऐसे 3 ऑप्शंस हैं जो हमारे काम के हैं और इनको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले मैं ऐड में गया, मैश में गया और एक प्लेन ऐड कर लिया। टैब दबा के एडिट मोड में गया और RX90 दबा के उसको एक्स एक्सिस पे 90 डिग्रीज रोटेट कर लिया। फिर S और 3 दबा के इस प्लेन को 3 गुना बड़ा कर लिया। आगे बढ़ने से पहले आप इस चीज को जरा ध्यान में रखना कि इस प्लेन के चारों कोनों पे एक एक वर्टेक्स है, चारों तरफ एक एक एज है और सेंटर में एक फेस है। टैब दबा के मैं एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में वापस आया और स्नैपिंग वाली मेन्यू में जाके वर्टेक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिर इस क्यूब को सेलेक्ट करके जी दबा के मूव करना शुरू किया। तो अभी तो ये एक तो ये क्यूब और एक ये क्यूब डॉट 001। हाँ प्रोफेसर, बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये बताओ कि ये चक्कर क्या है। चक्कर ये है मेरे दोस्त कि ये क्यूब जब मैंने ऐड किया था तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में था और ये क्यूब जब मैंने ऐड किया था तो मैं ऑलरेडी इस क्यूब के एडिट मोड में ही था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब भी आप ऑब्जेक्ट मोड में होते हो और उसके बाद कोई नई चीज ऐड करते हो तो वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड होती है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी 3D मॉडल के एडिट मोड में हो और फिर कोई नई चीज ऐड करो तो वो सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। इस छोटे से एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैंने ऐड में जाके एक प्लेन ऐड किया, एक क्यूब ऐड किया, एक यूवी स्फीयर ऐड किया और ये एक सिलेंडर ऐड किया। तो यहां मैं सेलेक्ट करके भी देख सकता हूं और आउटलाइनर पैनल में भी मुझे पता चल रहा है कि ये चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन फिर से मैं एक प्लेन ऐड करूं और उसके एडिट मोड में ही रहकर एक क्यूब ऐड कर लूं, एक स्फीयर ऐड कर लूं और एक सिलेंडर ऐड कर लूं और उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में आके देखूं तो एक ही बार में ये सब सेलेक्ट हो पा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सब कुछ एक सिंगल ही ऑब्जेक्ट है और ये चीज हम आउटलाइनर पैनल में वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर से अगर मैं अपने नल वाले केस पे आ जाऊं तो यहां मैं नए सिलेंडर्स को एडिट मोड में भी ऐड कर सकता हूं और ऑब्जेक्ट मोड में भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं एडिट मोड में ही ऐड करूंगा ताकि वो सेम ही ऑब्जेक्ट रहे और बार बार मुझे ये तीनों मॉडिफायर्स अलग अलग ना लगाने पड़े। एनीवेज, इस नल को सेलेक्ट करके मैं एडिट मोड में गया और ऐड में जाके एक सिलेंडर ऐड कर लिया। S और 0.1 दबा के एंटर दबाया तो इसको स्केल डाउन कर लिया। जी दबा के इसको ऊपर की ओर यहां सेंटर पे रख लिया। और ऊपर वाला फेस डिलीट कर दिया। टू दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, डबल क्लिक से ये पूरा एज लूप सेलेक्ट किया और इस ब्लू वाले गिज्मो से ऊपर की तरफ मूव कर दिया। फिर ई और एस दबा के अंदर की तरफ स्केल किया। फिर ई और जेड दबा के ऊपर की तरफ एक्सट्रूड किया। फिर इसको एफ से फिल कर दिया। अगेन ऐड में जाके एक नया सिलेंडर ऐड करो। एस और 0.1 दबा के इसको स्केल डाउन कर लो। इस गिज्मो से ऊपर पकड़ के ले आओ
फिर R और 90 दबा के एंटर दबा दो, उससे ये सिलेंडर 90 डिग्रीज रोटेट हो जाएगा। अब S और 0.5 दबा के और स्केल करो। G दबा के इसको राइट पोजीशन में यहां सेंटर में रखो। फिर S और X दबा के X एक्सिस पे स्केल कर दो। फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाके इस नल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप शेड स्मूथ करोगे तो आपका ये नल 100% रेडी है। इस लेसन में सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि एक बेसबॉल बैट कैसे बनाना है। फिर हमने ये सीखा कि सिलेंडर की हेल्प से एक पेंसिल कैसे बनानी है। फिर हमने अपने नल को बनाने की शुरुआत की और बीच में ही मैंने आपको ये बताया कि अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में कोई नया शेप ऐड करें और अगर हम एडिट मोड में कोई नया शेप ऐड करें तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। इस लेसन के साथ ही 3D मॉडलिंग का बेसिक शेप्स बनाने वाला पड़ाव हमारा खत्म हुआ। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि क्यूब से कौन से 5 बेसिक 3D मॉडल बन सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि स्फीयर से कौन से 5 बेसिक 3D मॉडल बन सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि सिलेंडर से कौन से 5 बेसिक 3D मॉडल बन सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम अपने कार्टून कैरेक्टर को बनाने की शुरुआत कर देंगे और सबसे पहले उसके हेड पे काम करेंगे। ये देखेंगे कि आईज, नोज, माउथ और हेयर्स एक कार्टून कैरेक्टर का हम कैसे बना सकते हैं। किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 17th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो हमने सीखी वो है डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग में डिफरेंस। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यह बताया कि मॉडिफायर्स ऐड करने में और मॉडिफायर्स अप्लाई करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप सिर्फ मॉडिफायर्स ऐड करते हो और अप्लाई नहीं करते हो तो आप फ्यूचर में जरूरत पड़ने पे बड़ी ही आसानी से चेंजेस कर पाओगे और 3D इंडस्ट्री में मॉडलिंग करने की ये बेस्ट अप्रोच मानी जाती है। इस लेसन में सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि हम एक पर्टिकुलर विंडो की फुल स्क्रीन में कैसे जा सकते हैं। फिर मैं आपको व्यूपोर्ट शेडिंग के ऑप्शंस बताऊंगा और 3D व्यूपोर्ट में मॉडलिंग करते वक्त कैसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, ये बताते हुए अपना पर्सनल फेवरेट सेटअप भी बताऊंगा। फिर अपनी आउटर वॉल्स बना के, बैक वॉल्स बना के, किचन फ्लोर बना के और होम जिम फ्लोर बना के 3D रूम के स्ट्रक्चर बनाने के प्रोसेस में हम और आगे बढ़ते जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट हम ये भी सीखेंगे कि आखिर कैसे अपने 3D व्यूपोर्ट में सारे ऑब्जेक्ट्स को रिनेम करके क्लीन किया जाए। स्ट्रक्चर की 3D मॉडलिंग करने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैंने एक क्यूब ऐड किया। एन पैनल के अंदर डायमेंशंस में जाके एक्स और वाई पे इस क्यूब की वैल्यू कर दी 9.7 फीट। और जेड पे इसकी वैल्यू कर दी 8.2 फीट। इस बात का खास ध्यान रखना कि सिर्फ वैल्यूज टाइप करके एंटर मत दबा देना, वैल्यूज के बाद में फीट भी टाइप करना और उसके बाद ही एंटर दबाना। फिर मैं नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और इस क्यूब को पीछे वाली वॉल बनाने की कोशिश की। अगर रेफरेंस इमेजेस के जरिए मैं आपको बताना चाहूं तो हम ये होम जिम के साथ सटी हुई और किचन के साथ सटी हुई पीछे वाली वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इतना याद रखो कि ये 3D व्यूपोर्ट ब्लेंडर की एक विंडो है। ऐसे ही ये आउटलाइनर पैनल अलग एक विंडो है, प्रॉपर्टीज पैनल अलग विंडो है, टाइमलाइन अलग विंडो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी प्रकार ये इमेज एडिटर वाली विंडो जिसमें हमने अपनी रेफरेंस इमेज ओपन कर रखी है, ये भी तो एक विंडो ही है। इन शॉर्ट मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें से किसी भी विंडो में जाके अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार बटन दबाते हो तो उस विंडो को फुल स्क्रीन करके देख सकते हो। जैसे कि बार बार हमें अपनी रेफरेंस इमेज वाली विंडो को जूम इन करके यह देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। एनीवेज, वापस स्ट्रक्चर की कहानी पे आके मैं रूम की इस बैक वॉल को सही जगह पे प्लेस करने की कोशिश तो करूं, लेकिन यह प्रॉब्लम आ रही है कि विजिबिलिटी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि इस 3D व्यूपोर्ट में जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर लो। और गुड न्यूज ये है कि ये सब आपको मैनुअली करने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सबसे पहले तो चेंजेस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए वापस अपने व्यू पोर्ट में आके पैन अराउंड करके पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाओ। फिर इस नीचे वाले एरो पे क्लिक करो
और आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जो कि व्यू पोर्ट शेडिंग का मेन्यू है। इस मेन्यू की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इसमें बदलाव करके आप ये पहचान सकते हो कि 3D व्यू पोर्ट में आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइटिंग वाले सेक्शन में हमारे पास मेनली 3 ऑप्शंस हैं, स्टूडियो, मैट कैप और फ्लैट। इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी सेलेक्ट करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे 3D व्यू पोर्ट में जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उन पे लाइटिंग किस तरीके से पड़ेगी। अगर स्टूडियो की वॉल पे क्लिक करूं तो मेरे पास टोटल 6 ऑप्शंस आते हैं। इसमें से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट लुक आता जाएगा। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है मैट कैप। मैट कैप का मीनिंग हुआ मटेरियल कैप्चर। इसमें भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है फ्लैट। इन सारे ऑप्शंस में से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है मैट कैप की ये 5th वाली बॉल। इसके बाद कलर्स वाले ऑप्शन पे जाके अगर आप रैंडम पे क्लिक करोगे तो 3D व्यू पोर्ट में आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप 3D व्यू पोर्ट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, और वो भी ऑटोमेटिकली। लेकिन यहां पे एक शानदार सी ट्रिक आपके लिए ये है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स आसपास हैं और उनका कलर भी मैचिंग मैचिंग आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कलर चेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, और विजिबिलिटी में उतनी ही प्रॉब्लम आ रही है जितनी पहले आ रही थी। इस केस में आप ये कर सकते हो, जिस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करो और F2 दबा के जैसे ही उसका नाम चेंज करोगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। एनीवेज, अब इस क्यूब की डायमेंशंस तो मैंने सेट कर ही ली हैं। बस इस क्यूब को अब इन तीनों वॉल्स से चिपकाना बाकी है। जैसे ही मेरे मुंह से चिपकाना शब्द निकले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब हम स्नैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हाँ हाँ, वो ही स्नैपिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेसन में सीखा था। ऊपर इस स्नैपिंग वाली मेन्यू में जाके सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूंगा फेस। फेस मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इस क्यूब को इन तीनों वॉल्स के फेस पे ही तो स्नैप करूंगा। अब इस क्यूब को सेलेक्ट करके सबसे पहले तो गिज्मोज की मदद से जेड एक्सिस पे इधर ऊपर हवा में ले आया और फिर वापस ब्लू वाले गिज्मो की मदद से जमीन पे ले गया। लेकिन इस बार मैंने अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन भी दबा के रखा और अपने माउस कर्सर को यहां फ्लोर पे लाने की कोशिश की। ऐसे ही एक्स वाले गिज्मो को पकड़ा और कंट्रोल बटन दबा के इस वॉल से चिपका दिया, और वाई वाले गिज्मो को पकड़ा और कंट्रोल बटन दबा के इस वॉल से स्नैप कर दिया। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना कि शुरुआत से ही अपने आउटलाइनर पैनल में और अपने 3D व्यू पोर्ट में क्लैरिटी लेके चलनी है। इन शॉर्ट, सब कुछ वेरी क्लीन एंड सुपर स्पेसिफाइड होना चाहिए। जैसे अभी मुझे पता है कि इस लाइट और कैमरे की जरूरत तो है नहीं, तो इस लाइट और कैमरे को मैंने शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। आगे मुझे यह भी पता है कि फिलहाल फर्निश्ड 3D रूम की मॉडलिंग के फर्स्ट पार्ट पे मैं काम कर रहा हूं, जो कि है स्ट्रक्चर। तो जो जो 3D मॉडल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं उनको मैं स्ट्रक्चर नामक कलेक्शन में डाल दूंगा। लेकिन उससे पहले जरा इन तीनों के नाम रख लिए जाएं। सबसे पहले तो मैंने इस पीछे वाले क्यूब को सेलेक्ट किया और नाम रख दिया रेफरेंस। फिर मैंने इन बाहर वाली दीवारों को सेलेक्ट किया और नाम रख दिया आउटर वॉल्स। फिर मैंने इस अंदर वाले क्यूब को सेलेक्ट किया और नाम रख दिया बैक वॉल्स। हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि मैं स्पेस देने की बजाय अंडरस्कोर क्यों लगा रहा हूं। इसके 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है नेमिंग कन्वेंशन। अब आपने 3D आर्टिस्ट बनने की ठान ही ली है तो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैबिट्स को अभी से बिल्ड करना शुरू कर दो तो ज्यादा बेटर है। जब हम रिगिंग वाले मॉड्यूल पे होंगे तो आपको मिररिंग करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टे सीधे नाम रखने शुरू कर दिए तो। हालांकि इस केस की बात करूं तो अंडरस्कोर की जगह तो आप स्पेस भी दे सकते हो। जैसे कि आउटर और वॉल्स के बीच में अगर मैं स्पेस दे भी दूं
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंडरस्कोर लगा हुआ होता है तो रीडेबिलिटी काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो अंडरस्कोर लगाने का पहला रीजन हुआ नेमिंग कन्वेंशन पड़ेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंडरस्कोर लगा हुआ होता है तो रीडेबिलिटी काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो अंडरस्कोर लगाने का पहला रीजन हुआ नेमिंग कन्वेंशन और दूसरा रीजन हुआ रीडेबिलिटी को बेटर करना। नाम रखने के बाद मैं आउटर वॉल्स और बैक वॉल्स को शिफ्ट दबा के एक साथ सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड में एम बटन दबा दूंगा, जो कि कलेक्शन का शॉर्टकट है। फिर न्यू कलेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नाम रख दूंगा स्ट्रक्चर और लगातार 2 बार एंटर दबा दूंगा। उसके बाद बचाइए पीछे वाला रेफरेंस क्यूब। फिर एम दबाया और न्यू कलेक्शन पे क्लिक करके टाइप किया रेफरेंसेस और डबल एंटर दबा दिया। तो कुछ इस प्रकार हमने अपने 3D व्यू पोर्ट में क्लीनिंग कर ली। आउटलाइनर पैनल में जाके देखा तो ये कलेक्शन नाम का कलेक्शन फालतू पड़ा हुआ है। इसको सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा दिया। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम ब्लेंडर में कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो एक्टिव कलेक्शन के अंदर ही ऐड होता है। लेकिन प्रोफेसर हमें ये पता कैसे चलेगा कि एक्टिव कलेक्शन कौन सा है? देखो, सिंपल सी बात है, जिस कलेक्शन आइकन के चारों तरफ ये सेमी ट्रांसपेरेंट व्हाइट शेडो बनी हुई होगी वो ही एक्टिव कलेक्शन कहलाएगा। अब इस स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको एक्टिव कलेक्शन बना लूंगा और फ्यूचर में कोई भी न्यू बेस मैशेस ऐड करूंगा तो वो इसी कलेक्शन में ऐड होते जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि फ्यूचर में बार बार ऑब्जेक्ट्स एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन में मूव नहीं करने पड़ेंगे। एनीवेज, वापस अगर आप अपनी रेफरेंस इमेज को कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के फुल स्क्रीन करके देखोगे तो ये पाओगे कि किचन का और होम जिम का फ्लोर लिविंग एरिया के फ्लोर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊंचा है। तो किचन और होम जिम के फ्लोर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपनी बैक वॉल्स को सेलेक्ट किया, नंपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और शिफ्ट डी और वाई दबा के डुप्लीकेट करके वाई एक्सिस पे मूव करके वहां रख दिया जहां पे अपनी किचन बनने वाली है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि बाद में स्नैपिंग करके हम इस फ्लोर को बैक वॉल से टच करेंगे ही, इसलिए फिलहाल के लिए थोड़ा सा गैप कर लो। फर्दर चूंकि मैंने ऑलरेडी मेजर कर रखा है कि इस फ्लोर की हाइट 0.42 फीट होगी, तो इस फ्लोर के डायमेंशन में जाके जेड एक्सिस पे मैंने इसकी वैल्यू टाइप कर दी 0.42 फीट और एंटर दबा दिया। ऊपर स्नैपिंग वाले ऑप्शन में फेस के आइकन से मुझे पता चल रहा है कि फेस स्नैपिंग सेलेक्टेड है। बस फिर क्या है, किचन फ्लोर और जेड एक्सिस पे मूव करने के लिए ब्लू वाले गिज्मो की मदद से पकड़ के नीचे ले आया और कंट्रोल दबा के रखा तो किचन फ्लोर को स्ट्रक्चर के फ्लोर पे स्नैप भी कर दिया। इसी तरीके से ग्रीन वाले गिज्मो को पकड़ के वाई एक्सिस पे मूव किया और फिर कंट्रोल दबाया तो बैक वॉल पे भी स्नैप कर दिया। फिर नंपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, शिफ्ट डी से किचन फ्लोर को डुप्लीकेट किया और होम जिम वाली लोकेशन पे रख दिया। फिर वापस स्नैपिंग की मदद से एक्स एक्सिस पे इस होम जिम फ्लोर को बैक वॉल्स पे स्नैप कर दिया और वाई एक्सिस पे मूव करके आउटर वॉल्स को स्नैप कर दिया। फिर F2 दबा के इस वाले का नाम रख दिया किचन फ्लोर और इस वाले का नाम रख दिया होम जिम फ्लोर। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि व्यू पोर्ट शेडिंग में मेरा पर्सनल फेवरेट है मैट कैप की 5th बॉल और कलर्स में जाके रैंडम वाला ऑप्शन। फिर डायमेंशंस को यूज करके सबसे पहले तो हमने अपनी बैक वॉल क्रिएट कर ली, फिर किचन फ्लोर और होम जिम फ्लोर भी बना लिए। इस प्रोसीजर में हमने अपने स्नैपिंग के कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल यूज भी कर लिया। फिर हमने रिनेमिंग करके ऑब्जेक्ट्स को उनके रिस्पेक्टिव कलेक्शन में डाल दिया। एट द एंड मैंने आपको यह बताया कि एक्टिव कलेक्शन क्या है और हम जो न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं वो एक्टिव कलेक्शंस में ही जाते हैं। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको अपना फर्स्ट फ्लोर बनाना सिखाऊंगा।
खास बात यह है कि नेक्स्ट लेसन में फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग हम 2 बार करेंगे। एक बार डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग करेंगे और दूसरी बार मॉडिफायर्स को यूज करके नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंटली हमारा पूरा फोकस तो इस बात पर रहेगा कि आखिर ये बूलियन मॉडिफायर क्या है और उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 18th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में हम बैकवॉल बना ही रहे थे कि बीच में मुझे आपको व्यूपोर्ट शेडिंग का ऑप्शन समझाना पड़ा। मेनली हमने ये सीखा कि व्यूपोर्ट में विजिबिलिटी को बेटर करने के लिए ही हमें व्यूपोर्ट शेडिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर आपको अपना पर्सनल फेवरेट शेडिंग व्यूपोर्ट ऑप्शन बताने के बाद सबसे पहले तो किचन फ्लोर बनाना सिखाया और उसके डुप्लीकेट करके होम जिम फ्लोर भी बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंटली तो हमने स्नैपिंग का ऑप्शन भी यूज किया ताकि हमें स्नैपिंग के प्रैक्टिकल यूज का अंदाजा लग जाए। ये लेसन पूरा का पूरा हम फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए ही डेडिकेट कर देंगे। वेट 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 प्रोफेसर, एक बात बताओ, क्या फर्स्ट फ्लोर बनाना इतना डिफिकल्ट है कि उसको बनाने के लिए एक पूरा का पूरा 15 मिनट का लेसन लगेगा? अरे भाई नहीं, फर्स्ट फ्लोर तो हम 2 मिनट में ही बना लेंगे। लेकिन इस लेसन में मैं आपको ब्लेंडर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडिफायर बताऊंगा, जो कि है बूलियन मॉडिफायर। तो एक बार हम फर्स्ट फ्लोर बूलियन मॉडिफायर के बिना बनाएंगे और दूसरी बार उसके साथ बनाएंगे। और ऐसा हम इसलिए करने वाले हैं ताकि हमें डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग में डिफरेंस पता चले। आगे बढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए सबसे पहले तो होम जिम फ्लोर को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट किया और Z दबाया तो Z एक्सिस पे ऊपर मूव कर दिया। अब यहाँ पे स्नैपिंग की खास बात आप ये भी याद रखो कि जरूरी नहीं कि स्नैपिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट सिधाई में ही हो। जैसे इस डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट को मैं फर्स्ट फ्लोर के रूप में यूज करूंगा और अगर मैं अपनी रेफरेंस इमेज वाली विंडो को बड़ा करके देखूं तो देखते ही मुझे पता चल रहा है कि फर्स्ट फ्लोर इस बैक वॉल के ऊपर आएगा। अगर वर्टिकल पोजीशन के हिसाब से देखूं तो बैक वॉल और फर्स्ट फ्लोर अपना सिधाई में तो है ही नहीं। अच्छी बात यह है कि सिधाई में नहीं है तो भी स्नैपिंग हो जाएगी। जैसे ही मैंने ब्लू वाले गिज्मो को पकड़ के अपने इस फर्स्ट फ्लोर को मूव करना शुरू किया और अपने माउस कर्सर को बैक वॉल की छत पे ले गया और कंट्रोल बटन दबा दिया और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके देखा तो क्या शानदार तरीके से स्नैपिंग हो चुकी है। उसके बाद नंपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और मेजरिंग टूल को सेलेक्ट किया। फर्स्ट फ्लोर की लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर 0.95 मीटर की एक सीधी लाइन खींच दी। फिर इस राइट साइड वाले पॉइंट पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप अपनी फिंगर रखो और एनोटेट टूल को टर्न ऑन करके एक छोटा सा मार्क लगा दो। उसके बाद दोबारा मेजरिंग टूल को एक्टिवेट करो और टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही इस एनोटेशन की सिधाई में वाई एक्सिस पे एक 2 मीटर की लाइन इस तरीके से खींचो। फिर इस एंड पॉइंट पे कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी फिंगर रखो और एनोटेट टूल को टर्न ऑन करके एक और मार्क लगा दो। अगर आपको रेफरेंस इमेज में वापस लेकर जाऊं तो इस फर्स्ट फ्लोर वाले शेप को बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ही चीज की मॉडलिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। इस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली समझाने के लिए ही इस फ्लोर को मैं आपको 2 तरीके से मॉडल करके दिखाऊंगा। इसलिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के वापस अपने 3D व्यू पोर्ट में आके सबसे पहले तो एनोटेट टूल से हटके मैंने गिज्मो को एक्टिवेट कर लिया। चूंकि इस फ्लोर को मैं आपको 2 तरीके से बना के दिखाना चाहता हूं तो सबसे पहले इसको कॉपी करके शिफ्ट डी और Z दबा के डुप्लीकेट करके एक कॉपी इसकी ऊपर बना ली। इस डुप्लीकेट कॉपी को हम मॉडिफायर्स की हेल्प से बनाना सीखेंगे तो F2 दबा के इसका नाम रख दिया फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर्स। चूंकि ब्लेंडर में हाइड करने का यानी कि छुपाने का शॉर्टकट होता है H, तो अपने कीबोर्ड में H दबा के इसको हाइड कर दिया। इस बात का खास ध्यान रखना कि हाइड करते ही आउटलाइनर पैनल में अपने उस ऑब्जेक्ट की आंख भी टर्न ऑफ हो गई। यानी कि आंख को टर्न ऑन टर्न ऑफ करना और H दबा के हाइड करना एक ही बात है। उसके बाद ये जो ओरिजिनल शेप है इसका हमने नाम चेंज करके रख दिया फर्स्ट फ्लोर। टैब दबा के एडिट मोड में गया और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में जाके इस बाहर वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। गिज्मोज को टर्न ऑन करके टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और वाई एक्सिस पे इस फेस को पकड़ के इसके पीछे वाले एनोटेशन मार्क पे ले गया।
आफ्टर दैट कंट्रोल आर दबा के लूप कट ऐड किया। यहाँ पे एक छोटा सा नोट ये है कि कंट्रोल आर दबा के आपका माउस कर्सर अगर फेस पे होगा तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि जिस टाइप का लूप कट आप ऐड करना चाहते हो उसके परपेंडिकुलर एज पे होना चाहिए। यानी कि अगर मैं वर्टिकल लूप कट लगाना चाहता हूं तो मेरा कर्सर हॉरिजॉन्टल एज पे होना चाहिए, और अगर हॉरिजॉन्टल लूप कट लगाना चाहता हूं तो मेरा कर्सर वर्टिकल एज पे होना चाहिए। एनीवेज, एक वर्टिकल लूप कट ऐड करके मैं इसको अपने पहले वाले एनोटेशन मार्क की अप्रोक्सीमेट सिधाई में ले गया। पेन अराउंड करके पर्सपेक्टिव व्यू में गया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया और इस बाहर वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और ऊपर वाली मेन्यू में जाके वर्टेक्स स्नैप को टर्न ऑन कर लिया। ई और वाई दबा के इस फेस को एक्सट्रूड करना शुरू किया और क्लिक करके कंफर्म करने से पहले अपना माउस कर्सर यहां बैक वॉल्स के कॉर्नर पे ले गया और कंट्रोल बटन दबा दिया। इससे होगा ये कि अपना ये फेस वाई एक्सिस पे बैक वॉल की बाहर वाली वर्टेक्स पे स्नैप हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट दबा के अपने फर्स्ट फ्लोर के राइट साइड वाले इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट किया, ई और एक्स दबा के एक्सट्रूड करना शुरू किया और अपने माउस कर्सर को बैक वॉल्स के इस कोने पे ले जाके अपने कीबोर्ड में लेफ्ट कंट्रोल बटन दबा के स्नैप कर दिया। उसके बाद नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, मेजरिंग टूल को एक्टिवेट किया और अपने फर्स्ट फ्लोर की एंडिंग से किचन की तरफ कुछ इस प्रकार 1.16 मीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। वापस से इसके एंड पॉइंट पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप अपनी फिंगर प्लेस करो और एनोटेट टूल को एक्टिवेट करके अंदाजन एक मार्क लगा दो। फिर मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट करके इस सामने वाले फेस को सेलेक्ट करके नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाओ और E+Y दबा के इस फेस को एक्सट्रूड करके इस एनोटेशन मार्क तक ले आओ। तो कुछ इस प्रकार से हमने अपना फर्स्ट फ्लोर डिजाइन कर लिया। यह तो हुआ अपने फर्स्ट फ्लोर को डिजाइन करने का सबसे पहला तरीका। अब दूसरा तरीका यानी कि मॉडिफायर्स वाला तरीका देखने के लिए सबसे पहले तो मैंने इस फर्स्ट फ्लोर को सेलेक्ट करते हुए ही आउटलाइनर पैनल में जाके इसके नाम के आगे इसकी आंख फोड़ दी, यानी कि इसको हाइड कर दिया, और जो फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर है उसकी आंख को टर्न ऑन कर लिया। दूसरे शब्दों में कहूं तो अनहाइड कर लिया। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, बूलियन मॉडिफायर की हेल्प से हम मॉडलिंग का दूसरा तरीका भी देखेंगे। अब दूसरे और नए तरीके से अपना फर्स्ट फ्लोर मैं आपको बनाना सिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक नई ब्लेंड फाइल के जरिए बूलियन मॉडिफायर एग्जैक्टली काम क्या करता है यह समझाना चाहता हूं। उस न्यू ब्लेंड फाइल में मुझे फॉलो करने से पहले सबसे पहले तो आप इस ब्लेंड फाइल को कंट्रोल एस दबा के सेव कर लो। फिर इस ब्लेंड फाइल को क्लोज किए बिना ही टास्क बार में ब्लेंडर आइकन पे राइट क्लिक करके ब्लेंडर पे क्लिक कर दो। देखो, बुलियन का मतलब होता है किन्हीं दो डिफरेंट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना। जनरली जैसे बुलियन अलजेब्रा में ट्रू फॉल्स में से कोई एक सेलेक्ट करना या 0 और 1 में से कोई एक सेलेक्ट करना। ब्लेंडर के बुलियन में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहां पे 0 और 1 या ट्रू और फॉल्स ना होके आपको जो दो ऑप्शंस मिलते हैं वो हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि जोड़ना और घटाना। अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मैंने ऐड में जाके मैश में जाके सबसे पहले तो एक सिलेंडर ऐड किया, टैब दबा के एडिट मोड में गया और RY90 दबा के उसको 90 डिग्रीज रोटेट कर लिया। S और शिफ्ट X और 0.5 दबा के इस सिलेंडर को Y और Z एक्सिस पे स्केल डाउन कर दिया। फिर SX2 दबा के इस सिलेंडर को X एक्सिस पे दुगना स्केल कर दिया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब क्यूब को सेलेक्ट किया, रेंच आइकन में गया, ऐड मॉडिफायर में गया और बुलियन मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहां रेड कलर के साइन का मतलब है कि अभी तक ये बुलियन मॉडिफायर ऐड हुआ ही नहीं है और कोई एरर आ रहा है। ब्लेंडर आपको एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी तक आपने टारगेट सेलेक्ट नहीं किया। इस ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में जाके टारगेट में दो तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, या तो इस ब्लैंक स्पेस में क्लिक करके सिलेंडर को सेलेक्ट कर लूं, या फिर इस पिकर पे क्लिक करके अपने माउस कर्सर को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाऊं जो ऑब्जेक्ट मुझे टारगेट बनाना है और फिर सेलेक्ट करके पिक कर लूं। एनीवेज, ये जो डिफरेंस वाला ऑप्शन है, अगर आपने ये सेलेक्ट कर रखा है तो इसका मतलब हुआ कि आपके टारगेट ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम आपके मेन ऑब्जेक्ट्स में से माइनस हो जाएगी। यहां आपका टारगेट ऑब्जेक्ट कौन सा है? सिलेंडर। और आपका मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्यूब। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि सिलेंडर की वॉल्यूम आपके इस क्यूब में से माइनस हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर हमने तो टारगेट ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया और देखो ये आइकन जो रेड हो रखा था वो व्हाइट भी हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस हुआ जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो ध्यान से समझो, ये सिलेंडर इस क्यूब में से माइनस तो हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी तक फिर ऊपर वाले दोनों फेसेस को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया और ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया और लास्ट में सबसे ऊपर वाले सिंगल फेस को सेलेक्ट किया और ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया। अगेन फ्रंट ऑर्थो व्यू में जाके वन मोर लूप कट ऐड किया और दूसरा लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म करने से पहले ही इसको थोड़ा सा नीचे ले आया और फिर दूसरा लेफ्ट क्लिक कर दिया। कंट्रोल बी दबा के इस लूप कट को बेवल कर लिया और ध्यान रखना कि सेगमेंट्स वन ही हों। फिर फेस सेलेक्ट मोड में जाके सिर्फ इस लेफ्ट साइड वाले फेस को सेलेक्ट किया और ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि जो ये वर्टिकल लूप कट ऑलरेडी लगा हुआ है इससे थोड़ा सा पीछे ही रखना, ताकि ज्योमेट्री एक दूसरे के ऊपर आके ना बैठ जाए। अब कंट्रोल आर दबा के सिर्फ इस पट्टी पे ही एक हॉरिजॉन्टल लूप कट लगाया और दूसरा लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म करने से पहले उसको थोड़ा सा आगे ले आया। फेस सेलेक्ट मोड में जाके इस ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट किया और ई दबा के ऊपर की ओर एक्सट्रूड कर दिया। उसके बाद टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया मिरर मॉडिफायर को फोल्ड किया और इसकी शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए बेवल मॉडिफायर को ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 कर दिया, अमाउंट को 0.01 करके एंटर दबा दिया। और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया। फिर नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ किया और बेवल मॉडिफायर के शेडिंग वाले ऑप्शन में आके हार्डर नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया। अगर आप इस सेंटर वाले पार्ट के पास में जाके देखोगे तो ये पाओगे कि यहाँ पे बेवलिंग कुछ ज्यादा ही हो रखी है। इसका सॉल्यूशन ये है कि कंट्रोल आर दबा के मैंने एक वर्टिकल लूप कट ऐड कर दिया और दूसरा लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म करने से पहले उसको राइट साइड मूव कर दिया। क्योंकि ये न्यू ब्लेंड फाइल है तो ऊपर इस डाउन एरो पे क्लिक करके मैट कैप में जाके फोर्थ वाली बॉल को सेलेक्ट करने के बाद रैंडम पे क्लिक करना मत भूलना। एनीवेज F2 दबा के मैंने इसका नाम रखा वाटर कूलर और H दबा के हाइड कर दिया। फर्दर इसी पार्ट में नेक्स्ट जिस चीज की हम 3D मॉडलिंग करने जा रहे हैं वो है इस वाटर कूलर के लिए वाटर टैंक। तो वाटर टैंक की 3D मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक सिलेंडर ऐड किया और GZ1 दबा के उसको ऊपर मूव कर लिया। टैब दबा के एडिट मोड में गया, फेस सेलेक्ट मोड में गया, ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करके वापस फ्रंट ऑर्थो व्यू में आ गया। कंट्रोल बी दबा के बेवलिंग की और इस बात का खास ध्यान रखना कि नीचे यहां सेगमेंट्स 4 ही होने चाहिए।
वापस टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके और एक्सरे मोड को ऑफ रखते हुए ही शिफ्ट दबा के बस अब मुझे फेसेस सेलेक्ट करते जाने हैं। तो ग्रीन वाले गिज्मो की सिधाई में शिफ्ट दबा के 6 फेसेस ऐसे सेलेक्ट कर लिए और शिफ्ट दबा के 6 फेसेस अपोजिट साइड में ऐसे सेलेक्ट कर लिए। सिमिलरली रेड वाले गिज्मो की सिधाई में शिफ्ट दबा के 6 फेसेस ऐसे सेलेक्ट कर लिए और शिफ्ट दबा के 6 फेसेस अपोजिट साइड में ऐसे सेलेक्ट कर लिए। ध्यान रखना, लास्ट में शिफ्ट दबा के ये जो सेंटर में बड़ा वाला फेस है इसको भी सेलेक्ट कर लेना। फिर फ्रंट ऑर्थो व्यू में जाके ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया। बचे हुए वाटर टैंक को क्रिएट करने का काम हम नेक्स्ट लेसन में कर ही लेंगे, लेकिन इस लेसन का असाइनमेंट आपके लिए ये है कि इन एक्सट्रूडेड फेसेस को आपको सीधा करना है। अगर आप गूगल में वाटर टैंक की रेफरेंस इमेजेस चेक करोगे तो ये वाला पार्ट राउंडेड ना होके मैक्सिमम केसेस में सीधा ही होता है। आपको एक छोटी सी हिंट ये दे दूं कि इन फेसेस को आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस पे स्केल करोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन किस एक्सेस पे कितना स्केल करना है वो आप देखो। इस लेसन में सबसे पहले तो हमने अपनी सेंटर टेबल की 3D मॉडलिंग फिनिश कर दी। वहां पे हमने 3D कर्सर को पिवट पॉइंट बना के डुप्लीकेट करके रोटेशन एक साथ ही कैसे करना है ये भी दोबारा देख लिया। फिर 3D रूम फिनिश करके 5 POH ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की तरफ बढ़ गए, और ताकि 3D मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट आपके हाथ से एकदम ना छूट जाए इसलिए मैंने कुछ पोर्शन टेक्सचरिंग वाले मॉड्यूल के बाद के लिए भी बचा लिया है। नेक्स्ट लेसन में किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सेस पे स्केलिंग करने का सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद हम अपने वाटर टैंक को पूरी तरह से फिनिश करके वर्टेक्स मॉडलिंग की हेल्प से वाटर टैंक से वाटर कूलर तक जाता हुआ पाइप भी क्रिएट कर लेंगे। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 19th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको स्नैपिंग की एक मस्त ट्रिक बताई, फिर हमने एनोटेशन टूल को यूज करना भी सीखा, फिर हमने अपने फर्स्ट फ्लोर को दोनों ही तरीकों से बना के देखा, डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग के तरीके से भी और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग के तरीके से भी। इस लेसन में सबसे पहले तो मैं आपको ब्लेंडर में पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि बुलियन मॉडिफायर लगाते वक्त पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट हाईली हाईली इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर मैं आपको ब्रिज एज लूप्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, और सबसे लास्ट में एरे मॉडिफायर की मदद से हम स्टेयर्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो एक न्यू ब्लेंड फाइल के माध्यम से हम ये समझते हैं कि ब्लेंडर में पेरेंटिंग एग्जैक्टली बोला किसे जाता है, और ब्लेंडर में हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स बनाते क्यों हैं। सबसे पहले तो मैंने लाइट और कैमरे को डिलीट कर दिया, ऐड में गया, मैश में गया और एक यूवी स्फीयर ऐड कर लिया। मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट किया और इस यूवी स्फीयर को वाई एक्सिस पे थोड़ा सा राइट साइड मूव कर लिया। समय की मांग ये है कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप जैसा असल जिंदगी में हमारे माँ बाप के साथ होता है, वैसा ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ब्लेंडर में भी होता है। ब्लेंडर के एस्पेक्ट से सिर्फ एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो पेरेंटिंग का मतलब है कि पेरेंट्स जहां जहां जाएंगे बच्चे उनको पीछे पीछे फॉलो करेंगे, लेकिन बच्चे जहां मर्जी वहां जा सकते हैं, पेरेंट्स उनको फॉलो नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझाने का 3D इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल ये है कि सपोज कर लो अभी मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं और मेरे पेरेंट्स परमानेंटली जयपुर सिटी से मुंबई सिटी में शिफ्ट होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने पापा के पैर पे लटक के मैं भी उनके साथ साथ मुंबई चला जाऊंगा, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं भी उनको फॉलो करूंगा। लेकिन एक बार हम मुंबई में शिफ्ट हो गए, उसके बाद अगर मैं अपने स्कूल जाता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे पापा मेरे पैर पे लटक के मेरे साथ मेरे स्कूल आ जाएंगे या मुझे फॉलो करेंगे। ओवरऑल कहानी सिर्फ इतनी सी है कि चाइल्ड पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन पेरेंट्स चाइल्ड को फॉलो नहीं करते। तो ब्लेंडर में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को सेलेक्ट करना है, यानी कि चाइल्ड को सेलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए हम इस स्फीयर को चाइल्ड मान रहे हैं। उसके बाद आपको शिफ्ट दबा के पेरेंट को सेलेक्ट करना है, यानी कि इस क्यूब को सेलेक्ट करना है। फिर कंट्रोल प्लस पी दबा के ये सेकंड वाला ऑप्शन ऑब्जेक्ट
कीप ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करना है। पेरेंटिंग करते ही आप माइन्यूटली नोटिस कर पाओगे कि इन दोनों के बीच में एक डॉटेड सी लाइन बन रही है। अगर वाई एक्सिस की ग्रीन लाइन की वजह से साफ साफ ना दिख पा रहा हो तो इस क्यूब को जेड एक्सिस पे थोड़ा सा आगे मूव कर लो और अब दिख जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन है इसे ही रिलेशनशिप लाइन भी बोला जाता है और ओवरलेज की मेन्यू में जाके इसे आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ भी कर सकते हो। एनीवेज, मोर इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात यह है कि अगर मैं पेरेंट को यानी कि क्यूब को मूव करूं तो देखो कैसे ये चाइल्ड यानी कि स्फीयर साथ साथ में मूव हो रहा है। नोटिस करने वाली बात यह है कि सिर्फ मूव नहीं, अगर मैं इस क्यूब को रोटेट करूं तो स्फीयर भी रोटेट होगा और अगर मैं इस क्यूब को स्केल करूं तो स्फीयर भी स्केल होगा। लेकिन अगर मैं इस स्फीयर को मूव करूं, रोटेट करूं या स्केल करूं तो क्यूब पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पेरेंट तो चाइल्ड को फॉलो करेगा ही नहीं। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर वापस मैं अपनी रूम वाली ब्लेंड फाइल में जाऊं और इस फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर्स को सेलेक्ट करके अगर जी दबा के मूव करूं तो देखो किस प्रकार यह शेप खराब हुआ जा रहा है। शेप खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस जिस जगह हमने बुलियन मॉडिफायर लगा रखा था वो लोकेशन तो चेंज हो रही है ना। इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस हैं। या तो इस मॉडिफायर पैनल में आके मैं बुलियन मॉडिफायर को अप्लाई कर दूं, उसके बाद अगर मैं फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर्स वाले ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज भी करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहूं तो मैं अपने इस बुलियन को डिलीट भी कर सकता हूं। लेकिन ये हुई डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग वाली अप्रोच और गलत अप्रोच तो हमको पकड़नी है ही नहीं। इसलिए मैं कंट्रोल जेड दबा के अनडू करके वापस चला जाता हूं। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बुलियन को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर को सेलेक्ट किया और कंट्रोल पी दबा के पेरेंट करने के लिए सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लिया। अब अगर मैं जी दबा के मूव करूं तो इस फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर्स के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चाइल्ड यानी कि बुलियन अब इस पेरेंट के साथ साथ मूव हो रहा है। तो ब्लेंडर की लोकेशन तो चेंज हो ही नहीं रही ना। साफ साफ तो ये भी पता चल रहा है कि ये बुलियन इस 3D व्यू पोर्ट में फालतू में मेरा व्यू खराब कर रहा है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके एच दबा के हाइड कर दिया। फिर ये जो नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। फिर ये जो रिमेनिंग फर्स्ट फ्लोर है इसको सेलेक्ट करके जेड एक्सिस पे नीचे मूव किया और बैक वॉल्स की छत पे स्नैप कर दिया। साथ ही साथ इसके नाम के पीछे से मॉडिफायर हटा दिया। चूंकि अभी हमारा बुलियन का मुद्दा गर्म है तो बुलियन वाला काम पहले ही फिनिश कर लेते हैं। आपको पहले ही बता दूं कि बुलियन की हेल्प से अब हम विंडोज बनाएंगे। लंबी वाली विंडो बनाने के लिए आउटर वॉल के इस पोर्शन पे शिफ्ट और राइट क्लिक करके सबसे पहले तो 3D कर्सर को इधर ले आया, फिर ऐड में गया, मैश में गया और एक क्यूब ऐड कर लिया। एन पैनल के डायमेंशन वाले सेक्शन में जाके जेड एक्सिस पे इसकी वैल्यू कर दी 8.4 फीट और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कर दी 5.1 फीट। कंट्रोल और नंबर 3 दबा के लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और जी दबा के कुछ इस तरीके से इस क्यूब को प्लेस कर दिया। फिर छोटी वाली विंडो बनाने के लिए 3D कर्सर को इस साइड लाने के लिए शिफ्ट और राइट क्लिक करके आउटर वॉल पे इधर क्लिक कर दिया, ऐड में गया, मैश में गया और एक क्यूब ऐड कर लिया। एन पैनल के डायमेंशंस में जाके जेड पे इसकी वैल्यू कर दी 4.3 फीट और एक्स एक्सिस पर भी इसकी वैल्यू कर दी 4.3 फीट और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही इस क्यूब को जी दबा के कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया। फिलहाल पीछे इस रेफरेंस हाइट वाले क्यूब का हमारे पास कोई काम नहीं है तो व्यू पोर्ट को क्लीन करने के लिए इसे एच से सेलेक्ट करके हाइड कर दिया। चूंकि इन दोनों ही क्यूब्स के डायमेंशंस मैंने ऑब्जेक्ट मोड में चेंज किए हैं तो स्केल तो खराब होगा ही,
इसलिए लंबे वाले क्यूब को सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए दबा के स्केल अप्लाई कर दिया। फिर इस छोटे वाले क्यूब को सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए दबा के स्केल अप्लाई कर दिया। फिर इस आउटर वॉल को सेलेक्ट किया और मॉडिफायर्स पैनल में गया। चूंकि अभी मुझे ये रेफरेंस इमेज देखनी ही नहीं है, तो माउस कर्सर को बाउंड्री पे ले गया और डबल हेडेड एरो आते ही इसकी विंडो को थोड़ा सा नीचे कर दिया। मॉडिफायर्स पैनल में इस बेवल मॉडिफायर को फोल्ड कर दिया और ऐड मॉडिफायर में जाके बुलियन मॉडिफायर ऐड कर दिया। इस पिकर की हेल्प से इस लंबे वाले क्यूब को टारगेट सेलेक्ट कर लिया और इस बुलियन मॉडिफायर को भी अनफोल्ड कर दिया। फिर दोबारा ऐड मॉडिफायर में जाके एक और बुलियन मॉडिफायर ऐड किया। फिर पिकर की हेल्प से ये छोटे वाला क्यूब भी सेलेक्ट कर लिया। छोटे वाले क्यूब को सेलेक्ट रखते हुए ही ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके नीचे व्यूपोर्ट डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले एज टेक्सचर से वायर कर दिया। अगेन एग्जैक्ट सेम स्टेप्स लेके इस बड़े वाले क्यूब का लुक भी मैंने वायर्ड कर दिया। शिफ्ट दबा के छोटे वाले क्यूब को सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबाते हुए ही मैंने आउटर वॉल को भी सेलेक्ट कर लिया। फिर कंट्रोल पी दबाया और इस सेकंड वाले कीप ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को चूज कर लिया। अब इस बड़े क्यूब और छोटे क्यूब को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करूंगा और एच दबा के हाइड कर दूंगा। अगर मैं अपनी रेफरेंस इमेज में जाके देखूं तो नेक्स्ट हमें बनानी है ये 3 पाइप बाउंड्रीज। उसके लिए शिफ्ट और आरएमबी से सबसे पहले तो मैं अपने 3D कर्सर को इस कॉर्नर पे ले आया, ऐड में गया, मैश में गया और एक सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के एडिट मोड में गया और एस और 0.1 दबा के इसको स्केल डाउन कर दिया। अगेन एस और 0.5 दबा के दोबारा से इसको स्केल डाउन कर दिया। ये सिलेंडर इस क्यूब में से माइनस तो हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी तक हमने इस सिलेंडर का लुक चेंज नहीं किया, इसलिए ये हमारा व्यू ब्लॉक कर रहा है। तो जस्ट इसका लुक चेंज करने के लिए मैं इस ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज वाले आइकन में जाऊंगा, थोड़ा सा नीचे जाके व्यूपोर्ट डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाऊंगा और इस डिस्प्ले एज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके टेक्सचर्ड से वायर कर दूंगा। इस सिलेंडर का सिर्फ लुक चेंज कर देने मात्र से आप खुद देख लो कि 3D व्यूपोर्ट में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बुलियन मॉडिफायर का ये तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि डिफरेंस नामक ऑप्शन चूज करने से हमने इस क्यूब में से इस सिलेंडर को माइनस कर दिया। अगर मैं यूनियन पे क्लिक करूं तो इस बात को समझो कि ये यूनियन वाला ऑप्शन आपके टारगेट ऑब्जेक्ट की और आपके मेन ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को ऐड कर देता है, या आसान भाषा में कहूं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ देता है। लास्ट में ये जो इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन है, इसका काम है आपके मेन ऑब्जेक्ट और आपके टारगेट ऑब्जेक्ट की जो कॉमन वॉल्यूम थी सिर्फ उसको रख लेना और बाकी सब कुछ डिलीट कर देना। बुलियन मॉडिफायर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के बाद वापस अगर मैं अपनी रूम वाली ब्लेंड फाइल में जाऊं तो सबसे पहले तो मैं इस फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर को सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में गया। फेस सेलेक्ट मोड में रहते हुए ही ये राइट साइड वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। ऊपर स्नैपिंग वाले ऑप्शन में जाके वर्टेक्स की जगह फेस स्नैप का ऑप्शन सेलेक्ट किया। रेड वाले गिज्मो को पकड़ के इस फेस को एक्स एक्सिस पे मूव किया और कंट्रोल दबा के इस फेस को आउटर वॉल पे स्नैप कर दिया। उसके बाद इस सामने वाले फेस को सेलेक्ट किया और नंपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया। ग्रीन वाले गिज्मो को पकड़ के इस फेस को वाई एक्सिस पे मूव किया और एनोटेशन मार्क तक लाके छोड़ दिया और पेन अराउंड करके देखा तो सब सही है। फिर ऐड में जाके मैश में जाके एक नया क्यूब ऐड किया और उसके बाद ऑरेंज कलर के इस आइकन में यानी कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके व्यूपोर्ट डिस्प्ले में जाके इस डिस्प्ले एज वाले ऑप्शन को टेक्सचर से वायर कर दिया। आफ्टर दैट इस फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर को सेलेक्ट किया, रेंच आइकन में गया,
ऐड मॉडिफायर में गया और बुलियन मॉडिफायर ऐड कर दिया। चूंकि हमने अपने टारगेट को वायर के रूप में कर दिया है, तो पिकर से सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए ही मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। सबसे पहले मैंने अपने इस टारगेट को सेलेक्ट किया और लेफ्ट साइड में यहां देखा तो इसका नाम है क्यूब। तो वापस मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर मॉडिफायर को सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट के सामने इस लिस्ट पे क्लिक करके चूज कर लिया क्यूब। फिर जैसे ही इस टारगेट क्यूब को मैंने जेड एक्सिस पे मूव किया और फर्स्ट फ्लोर के अंदर घुसाया, तो देखो कितने शानदार तरीके से इस टारगेट क्यूब ने फर्स्ट फ्लोर के अंदर होल कर दिया। फिर नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, टैब दबा के एडिट मोड में गया और ऑल्ट प्लस जेड दबा के एक्सरे मोड में गया। फिर काफी अच्छे से जूम इन करके और इस क्यूब को मूव करके मैंने बैक वॉल्स के कॉर्नर पे रख दिया। ऑल्ट प्लस जेड दबा के एक्सरे मोड से बाहर आया और ये लेफ्ट साइड वाले फेस को पकड़ के जेड एक्सिस पे बाहर की तरफ मूव कर दिया। अपने इस टारगेट क्यूब के एडिट मोड में रहते हुए ही कंट्रोल आर दबा के लूप कट लगाया और उस लूप कट को इन एनोटेशंस की अप्रोक्सीमेट सिधाई में रखने की कोशिश की। फिर इस फर्स्ट फ्लोर के साइड वाले बड़े वाले फेस को सेलेक्ट किया, नंपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और ई और वाई दबा के इसको एनोटेशन मार्क तक एक्सट्रूड कर दिया। तो कुछ इस प्रकार दूसरे तरीके से भी हमने अपना फर्स्ट फ्लोर बना लिया। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि स्नैपिंग करते वक्त जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स सिधाई में हों। फिर एनोटेशन मार्क्स लगा लगा के मैंने आपसे मेजरिंग टूल की प्रैक्टिस भी करवाई। फिर हमने एक्सट्रूड ऑपरेशन की हेल्प से अपने फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग भी कर ली। उसके बाद एक न्यू ब्लेंड फाइल के जरिए मैंने आपको यह समझाया कि बुलियन मॉडिफायर क्या है और उसके तीनों ऑप्शंस में यानी कि डिफरेंस, यूनियन और इंटरसेक्ट में एग्जैक्टली क्या फर्क है। फिर बुलियन मॉडिफायर का यूज करते हुए ही, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग करते हुए ही हमने अपना फर्स्ट फ्लोर दूसरी बार भी बना लिया। नेक्स्ट लेसन में सबसे पहले तो मैं आपको पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए स्ट्रक्चर की 3D मॉडलिंग को फिनिश करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब हम बड़ी ही आसानी से एरे मॉडिफायर्स को यूज करके स्टेयर्स बना लेंगे। तो अभी तो ये क्यूब फ्रीली मूव हो रहा है, लेकिन 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 अगर मैं कंट्रोल बटन भी दबा दूं और अपने माउस कर्सर को इस प्लेन के कॉर्नर्स पे ले जाऊं, या यूं कह लो कि वर्टेक्स पे ले जाऊं, तो देखो किस प्रकार ये क्यूब इस प्लेन की वर्टेक्स पे स्नैप हो रहा है। सिमिलरली अगर ऊपर मेन्यू में जाके मैं वर्टेक्स की जगह एज सेलेक्ट कर लूं, फिर वापस इस क्यूब को सेलेक्ट करके जी दबा के मूव करूं और कंट्रोल बटन भी दबा के रखूं, फिर अपने कर्सर को एजेस पे लेके जाऊं, तो अब मेरा क्यूब इस प्लेन की एजेस पे स्नैप होने लग जाएगा। फिर पैन अराउंड करके इस क्यूब को ग्रीन वाले गिज्मो की मदद से वाई एक्सिस पे मूव करके थोड़ा सा आगे ले आऊं, ऊपर स्नैपिंग वाली मेन्यू में जाके एज की जगह फेस स्नैप को सेलेक्ट कर लूं, फिर इस क्यूब को सेलेक्ट करके अगर मैं ग्रीन गिज्मो की मदद से वाई एक्सिस पे मूव करूं, तो फिलहाल तो ये क्यूब फ्रीली मूव होगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल बटन भी दबा के अपने कर्सर को इस प्लेन के फेस पे ले जाऊं, तो देखो किस प्रकार ये क्यूब इस प्लेन के फेस पे स्नैप हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि स्नैपिंग में एज, फेस और वर्टेक्स के अलावा भी और सारे ऑप्शंस हैं। जो 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे वो हमने समझ लिए। इन बाकी के ऑप्शंस की फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम ही इनको देख लेंगे। बस इतना और याद रखो कि जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट मोड में स्नैपिंग की, वैसे ही एडिट मोड में भी स्नैपिंग होती है। वहां भी आप वर्टेक्स, एजेस और फेसेस को एक दूसरे पे स्नैप कर सकते हो। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि जब आप प्रैक्टिकल यूज करोगे उस टाइम पर ही आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाएं तो ज्यादा बेटर है। फिर मैंने आपको सबसे पहले तो यह समझाया
कि मॉडिफायर्स ऐड करने में और मॉडिफायर्स अप्लाई करने में कितना बड़ा डिफरेंस है। मॉडिफायर्स ऐड करके अगर आप अप्लाई कर देते हो तो वापस जाके चेंजेस नहीं कर पाओगे और इसे ही तो डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग बोला जाता है। लेकिन मॉडिफायर्स ऐड करके अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो बाद में चेंजेस भी कर सकते हो और इसे ही नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग बोला जाता है। फिर मैंने आपको स्नैपिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया। स्नैपिंग के कॉन्सेप्ट का एग्जैक्टली फायदा क्या है वो तो हम अगले लेसन में मॉडलिंग करते वक्त सीख ही लेंगे। बस फिलहाल तो आप इतनी सी बात याद रखो, नेक्स्ट लेसन में हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि अपने उस 3D रूम के स्ट्रक्चर को एज सून एज पॉसिबल फिनिश करना है। स्ट्रक्चर वाले पार्ट को फिनिश करते वक्त हम दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग भी और स्नैपिंग भी। यही रीजन है कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स समझाए हैं।